हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले क्लास 10th साइंस का जो नौवां चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पूरे चैप्टर को आज के इस वीडियो पे वन शॉट पे देखने वाले, मतलब पूरा पार्ट जो है ये आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला पूरा पार्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और एकदम आसान भाषा पे। ठीक है, तो आपको एक भी चीज यहाँ पे रटनी नहीं पड़ेगी। पूरा चैप्टर जो चीजें आपको नहीं समझ में आती, प्रतिबिंब कैसे बनता है अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, और भी जितनी चीजें लेंस द्वारा, सब कुछ मतलब पूरा चैप्टर एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराएंगे। तो इसलिए आपको आज के वीडियो पूरा देखना। अगर ये वीडियो पूरा देखते हो ना, तो इस चैप्टर से जितनी आपके पास एकदम मतलब कंफ्यूजन है कि भैया किस टाइप से प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, क्या चीज क्या है, सब कुछ मतलब क्लियर होने वाला है। इसलिए कह रहे हैं अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपका मस्त तरीके से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखना, आसानी से आप इस नौवें चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को इस वीडियो को देखने मात्र से ही तैयार कर लोगे। अगला मतलब और आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं, केवल ये वाला देख लो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मस्त तरीके से। आपका चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो देखो एकदम बेसिक से हम लेके चलेंगे जिससे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इस पूरे चैप्टर को समझ जाए। ठीक है, और एक काम आपको करना है, इस चैप्टर को हमारे साथ साथ पढ़ते रहना और नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, क्योंकि जब कॉपी पे नोट्स बनाओगे तभी आप इसे अच्छे से तैयार कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका हमारा चैप्टर है कौन सा? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, परावर्तन देखेंगे, अपवर्तन देखेंगे, दर्पण देखेंगे, लेंस देखेंगे, यही चीजें हमें पढ़नी है और इसमें बाहर कुछ नहीं। ठीक है, तो मस्त तरीके से सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसका जो नाम ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में कि ये प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रकाश जो होता है, लाइट क्या होता है, इसको समझने के लिए प्रकाश क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट चल रही है जिसकी वजह से आपको हम दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लाइट बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा और हम आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अगर हम लाइट बंद कर दें तो अंधेरा हो जाएगा और हम आपको नहीं दिखाई देंगे। मतलब यहाँ से क्या पता चला, प्रकाश का क्या कार्य हमें पता चला कि प्रकाश की वजह से, लाइट की वजह से ही आप हमें देख पा रहे हो। ठीक है, लाइट यहाँ पे जला रखी है हमने, इसलिए आप हमें देख पा रहे हो। लाइट बंद कर देंगे आपको हम नहीं दिखेंगे। तो मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश जो होता है जब किसी चीज पे, किसी वस्तु पे पड़ता है तो वो हमें क्या होती है, उस वस्तु को हम देख सकते हैं। मतलब प्रकाश का ये कार्य है, प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ठीक है, ये मार्कर है या पेन है, अगर ये आपको कब दिख रहा है? जब इसके ऊपर लाइट पड़ गई। अगर लाइट यहाँ बंद हो जाएगी, पूरा अंधेरा हो जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो इसलिए कह रहे हैं प्रकाश का क्या कार्य है? प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा बनती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है, जितनी भी वस्तुएं अगर उनको आप देखना चाहते हो तो उसमें लाइट मारो। ठीक है, तो उससे क्या दिखेगी, वो वस्तु में दिखने लगेगी। और लाइट कहां से आती है? सबसे बड़ा तो प्रकाश का स्रोत कौन सा है भाई? हमारा सूर्य। सूर्य से ही तो प्रकाश आता है, मेन प्रकाश। और तो यहाँ से बिजली से लाइट जल रही है, लेकिन मेन प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य से जब प्रकाश आता है, जब पूरे संसार पड़ता है, तभी तो हमें दिन में उजाला दिखता है। ठीक है, सभी वस्तुएं दिखने लगती, रात में थोड़ी ना देख पाओगे। तो मेन कार्य क्या है आपका प्रकाश का? वस्तुओं को देखने में सहायता करना। तो यहाँ से प्रकाश की परिभाषा हमने लिखी, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अब इसके बाद हमने बताया प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जहां से प्रकाश हमें मिलता है। सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, लाइट प्राप्त होती है। तो सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, अब प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। ठीक है, ध्यान समझना। पहले प्रकाश की परिभाषा देखी, अब प्रकाश के स्रोत देखो। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब जो हमारे प्रकृति पे, जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे सूर्य हो गए। सूर्य हमारा प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है और ये हमारी प्रकृति का है, मतलब इसे इंसान ने नहीं बनाया, प्रकृति का है। ठीक है, तो सूर्य, तारे आदि ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कृत्रिम स्रोत क्या है? कृत्रिम स्रोत वो है जिनको इंसानों ने बनाया। ठीक है, जैसे बल्ब। बल्ब को किसने बनाया है? बल्ब को इंसान ने बनाया है। मोमबत्ती, ठीक है, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या है? कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आते हैं। मोमबत्ती से भी हमें तो क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। बल्ब जो जल रहा है यहाँ पे, उससे भी आपको क्या मिल रहा है? लाइट मिल रही है। सूर्य से भी प्रकाश मिलता है, तारों से भी प्रकाश मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश के जो स्रोत है जिनसे प्रकाश मिलता है, उनको दो वर्गों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक वो जो कि प्रकृति ने बना रखे हैं,
जैसे सूर्य, तारे आदि, और कृत्रिम वो जिनको इंसानों ने बना रखे जैसे बल्ब, मोमबत्ती आदि। ठीक है, तो ये होते हैं प्रकाश के स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। ठीक है, इसी पे एकदम बेसिक से हम आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है तो सूर्य एक प्रकार की प्रदीप्त वस्तु है। जैसे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के पास खुद का प्रकाश है तो बल्ब एक प्रकार की प्रदीप्त वस्तु है। अब हम आपसे कहें मार्कर, तो मार्कर प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त? देखो, प्रदीप्त वस्तु खुद से प्रकाश उत्पन्न करेगी। क्या मार्कर के पास खुद का प्रकाश है? नहीं। मार्कर के ऊपर बल्ब का प्रकाश पड़ रहा है तब मार्कर दिख रहा है, तो मार्कर अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, मतलब प्रदीप्त वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश हो, अप्रदीप्त वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश ना हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो। ठीक है, तो यहां से हमने लिखा प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती, जैसे सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। ठीक है, ये सब आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत, क्योंकि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। जैसे मेज हो गया, अगर मेज है तो क्या मेज के पास खुद का प्रकाश है क्या? जब बल्ब का या सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तब तो मेज को देख रहे हो, तो मेज एक प्रकार की अप्रदीप्त वस्तु है। मेज, कुर्सी, पेंसिल, रबड़, कटर, जितनी वस्तुएं वो सब अप्रदीप्त हो जाएंगी। यहाँ पे चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु है। अब आपके मन में आएगा भैया चंद्रमा क्यों अप्रदीप्त वस्तु है? क्या चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश होता है क्या? चंद्रमा कब प्रकाशित होता है? जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य के प्रकाश की वजह से चंद्रमा प्रकाशित होता है, तो चंद्रमा अप्रदीप्त के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये है प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। सबसे पहले प्रकाश बताया, फिर प्रकाश के स्रोत, फिर प्रदीप्त वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश हो प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश न हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो, तो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद हमारे पास प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? जो हमारे पास लाइट है इसके गुण कौन कौन से, इसकी मतलब विशेषताएं क्या है? ठीक है, इसके लक्षण क्या है? जो भी आप कह सको, गुण, विशेषताएं, लक्षण, कुछ भी कहो। ठीक है, तो प्रकाश के कौन कौन से गुण है तो उनको अच्छे समझ लेते हैं, क्योंकि प्रकाश के गुण आपके इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है प्रकाश के गुणों के बारे में। ठीक है, तो आप याद रखो। देखो, प्रकाश के गुण एकदम आसानी से हमने लिखे हुए। देखो, प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश जो होता है वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश वस्तु को देखने में क्या होता है? सहायक होता है। मतलब प्रकाश की वजह से हम लोग क्या देख सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। अपनी आंखों के द्वारा वस्तुओं को कब देख पाओगे? जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात का मतलब, निर्वात बोलो या वायु, वायु में जो प्रकाश है, प्रकाश की जो चाल है, चाल का मतलब प्रकाश जिस स्पीड से चल रहा है, मतलब वायु में प्रकाश किस स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की स्पीड से प्रकाश चलता है। एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। कौन? प्रकाश। कब? वायु में। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखना। ठीक है, निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फिर है सामान्यतः प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जो होता है सामान्यतः का मतलब ज्यादातर क्या करता है? सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, फिर चौथा गुण है कि पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जल, वायु। कांच जो है पारदर्शी माध्यम है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश आर पार जा सकता है। जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए उसे पारदर्शी माध्यम, जिसमें प्रकाश आर पार ना जा पाए उसे अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो यहां से कहा गया पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जल, वायु में से प्रकाश गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा एक प्रकार का अपारदर्शी है, मतलब उसमें आप आर पार नहीं देख सकते। तो अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि से प्रकाश गुजर नहीं सकता। मतलब जिससे प्रकाश नहीं गुजर पा रहा, लोहा है, ठीक है, बुक है आपकी, क्या बुक के आर पार प्रकाश है तो नहीं जाएगा, तो ये एक प्रकार की क्या हो जाएगा? अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी वो होगा जिसमें प्रकाश आर पार जा सकता है। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जल, वायु में से प्रकाश गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि से प्रकाश गुजर नहीं सकता। ये बात याद रखनी। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन होता है। अभी आगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे भी, तो याद रखना है इसका गुण कि प्रकाश जो होता है परावर्तन दिखाता है।
फिर अगला गुण है प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश अपवर्तन भी दिखाता है, इसे भी आगे हमें पढ़ना है क्योंकि पाठ का नाम ही है परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना, तो इसको आगे पढ़ेंगे। फिर अगला गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है प्रकाश किन तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तो ये है प्रकाश के गुण। पहला कि प्रकाश वस्तु को देखने में सहायता करता है, इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। समानता प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और पारदर्शी माध्यम जैसे कांच जलवायु में से प्रकाश गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। फिर प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो ये सिंपल से प्रकाश के गुण है, एकदम आसान भाषा पे हमने लिखे थे, देख सकते हो। प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं, फिर इसके बाद प्रकाश के गुण। ठीक है, इतनी चीजें अभी आपने समझी। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं किरण पुंज के बारे में, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, जिसमें प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समांतर, इन तीनों को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आगे जो प्रकाश का परावर्तन उसको देखेंगे। ठीक है, देखो हमने पहले ही कहा कि इस वीडियो पे आपको एकदम मस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा, चाहे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है वो भी इस चैप्टर को आसानी समझे, इसलिए एकदम बेसिक चीजें सब कुछ हम बताते चले। ठीक है, बस आपको करना क्या, इसकी नोट्स जरूर बनानी, कॉपी पे पूरा नोट कर लोगे तो आपको रिवीजन करने में आराम रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लो। अब इसको इरेज कर देते, आगे चलते हम लोग प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो यार आप लोगों को सपोर्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे जो लोग भी क्लास 10 पे आके इस वीडियो को देखें और पूरा ये चैप्टर तैयार कर ले। ठीक है, तो मस्त तरीके से चैनल से सबको जोड़ना है, आपको सबके पास वीडियो शेयर करना और बताना कि भैया मस्त तरीके से तैयारी करा रहे हैं। इससे पहले हमने ये फिजिक्स का चैप्टर जो है ये पढ़ा रहे हैं, इससे पहले हमने केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर पढ़ा दिया, रासायनिक अपक्रिया और समीकरण वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे जाके वीडियो देखोगे, उसमें हमने उसको भी पूरा मस्त तरीके से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो इसे आप लोग एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम चलते हैं आगे की। ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश किरण पुंज के बारे में। देखो प्रकाश किरण पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, मतलब प्रकाश किरणों का समूह। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज का मतलब प्रकाश किरणों का समूह, ये क्या होता है। ठीक है, पढ़ते हैं आसानी से। देखो हेडिंग लगी प्रकाश किरण पुंज, तो कहा गया एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक ही दिशा में कई सारी किरणें मान लो जा रही हो, देखो इस टाइप से, मान लो एक ही दिशा में कई सारी किरणें जा रही हैं, तो इन किरणों को क्या कहा जाएगा, एक से ज्यादा किरणें, मतलब किरणों का समूह है, तो इसे कहा जाएगा प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, एक ही दिशा में जाती हुई, देख लो पढ़ लो कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब कहा गया ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। तीनों आसान एकदम से, इसे भी समझते हैं। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, कहा गया दूर से आती हुई प्रकाश किरणें यदि एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, दूर से आती हुई किरणें, मान लो दूर से आती हुई किरणें इस टाइप से है, जो कि एक ही दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी दिशा दिखा रहा है कि किरण इस दिशा में। ठीक है, तो दूर से आती हुई प्रकाश किरणें अगर एक ही बिंदु पे मिल रही हो जाके, तो इसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, ये देखो ये क्या चीज है हमारे पास, अभिसारी किरण पुंज है। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है, चलो इतना ही रहने दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक अभिसारी किरण पुंज है, जिसमें क्या है आपकी किरणें जो है एक ही बिंदु पे आके मिले तो उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का अभिसारी किरण पुंज है। कहा गया दूर से आती हुई किरणें, देखो दूर से आती हुई किरणें है, दूर से आती हुई प्रकाश किरणें यदि एक ही बिंदु पे आके मिल जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। और अपसारी इसका उल्टा है। अपसारी किरण पुंज क्या है, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु से बाहर निकले और आपस में दूर दूर होती जाए तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लो एक बिंदु है, जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु से बाहर निकले, देखो आगे जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु से बाहर निकले और आपस में दूर दूर होती जाए, मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु से कई सारी प्रकाश किरणें जो हो इससे बाहर निकले और फिर क्या हो, दूर दूर होती जाए, देखो दूर दूर हो गई, इस टाइप से दूर दूर होती जाए तो इसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, देखो ये क्या है, अपसारी किरण पुंज, ये एक बिंदु से निकलने वाली किरणें जो है बाद में क्या हो रही, दूर दूर हो जाए तो इससे अपसारी किरण पुंज। और अपसारी में क्या होगा, दूर से आती हुई किरणें अगर एक बिंदु पे आके मिल जाए तो उसे अभिसारी। देखो दूर से आती हुई प्रकाश किरणें एक बिंदु पे आके मिल रही है तो इन किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। और अगर एक बिंदु से निकलने वाली कई सारी किरणें हो जो कि बाद में दूर दूर होती जाए तो उसे कहा जाएगा अपसारी किरण पुंज। ठीक है, दोनों समझ में, अभिसारी और अपसारी आगे काम आएंगे, उत्तल और अवतल दर्पण पे, इसलिए आपको अच्छे समझा दिया पहले। फिर है तीसरा समांतर किरण पुंज।
तो इसमें क्या है, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो तो समांतर किरणपुंज। ठीक है, मान लो प्रकाश की किरणें हैं जो इस टाइप से समांतर हो। ठीक है, समांतर का क्या मतलब होता है, मान लो ये किरण है, अगर इनके बीच में यहाँ पे भी दूरी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर। ठीक है, मतलब बीच की दूरी अगर सेम ही है पूरे में तो क्या है, वो दोनों किरणें समांतर कही जाएंगी। तो मान लो यहाँ से कई सारी किरणें हैं, ये क्या है, एक दूसरे से समांतर जा रही है, तो इस किरण पुंज को क्या कहा जाएगा, समांतर किरण पुंज। ठीक है, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो, देखो यहाँ पे जितनी भी किरणें हैं ये परस्पर क्या है, समांतर है, मतलब इनके बीच की दूरी देखो सेम है, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रकाश समांतर किरण पुंज कहा जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी में कई सारी किरणें आके एक बिंदु पे मिले तो अभिसारी, अपसारी में एक बिंदु से निकलने वाली किरणें दूर दूर हो जाए, अपसारी समांतर में परस्पर समांतर हो तो समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो इस टाइप से हमने समझा किरण पुंज के बारे में, प्रकाश किरण पुंज क्या है और उसके तीनों प्रकार। ठीक है, ये भी समझ गया आसानी से। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कि आपका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी रहती है, लेकिन एकदम मस्त तरीके से इसे भी समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आप देखते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम आसानी से आप समझोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं मस्त तरीके से प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ये क्या होता है। एकदम आसान है, ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें, बस ध्यान से समझोगे एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लो प्रकाश है आपका, अगर वो किसी तल से टकराता है तो कहा गया जब प्रकाश किसी तल से टकराता है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को अगर अच्छे से देखना चाहते हो तो आप घर पे ही ट्राई कर सकते हो। सिंपल से एक इस टाइप से दर्पण ले लेना, जो आपके पास शीशा हो घर में, समतल दर्पण हो मान लो कोई, उसको ले लेना, उसमें इस टाइप से यहाँ से लेजर लाइट मारना, लेजर लाइट से प्रकाश ही तो आएगा। तो लेजर लाइट जब आप मारोगे तो आप प्रकाश को इस टाइप से मारोगे, मतलब जब प्रकाश आएगा इस पे टकराएगा, किससे, आपके उस दर्पण से, समतल दर्पण से। तो जब प्रकाश उस तल से टकराएगा तो आपको प्रकाश क्या दिखेगा, अगर इस टाइप से आपने प्रकाश डाला तो प्रकाश आपको इस टाइप से उसी माध्यम में लौटता हुआ दिखेगा। यही घटना परावर्तन की होती है। ठीक है, तो इसे मस्त तरीके से आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। जब आप क्या करो, दर्पण पे लेजर लाइट हो आपके पास, उसको मारना, तो आप जब इधर से मारोगे तो आपको उस माध्यम में, मतलब इधर से प्रकाश आएगा और ऐसे करके वापस लौट जाएगा। तो इस घटना को ही परावर्तन कहते हैं। ध्यान से समझो, कहा क्या गया, इसका चित्र इस टाइप से बनता है, ध्यान से समझ लो। ये आपके पास एक तल होता है, ये हमारे पास एक तल है। कहा गया प्रकाश के परावर्तन पे कि जब प्रकाश किसी तल से टकराता है, तो मान लो ये प्रकाश आपका, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण भेजी जाए, तो ये हमारे पास एक प्रकाश की किरण है। देखो हमने इस प्रकाश की किरण को यहाँ से ऐसे भेजा और ये आके इस तल से टकराई इस तल से, देखो इस तल से टकराई, ये किरण आई और इस तल से टकराई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा गया जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब प्रकाश की किरण ऐसे आई, अब ये क्या करेगी, उसी माध्यम में इस टाइप से लौट जाएगी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, मतलब किरण क्या क्या हो गया, परावर्तन हो गया। मतलब किरण ऐसे आई और जब ये यहाँ पे इस तल से टकराई तो इसको आगे न जाके क्या हो गई, इसका परावर्तन हो गया, ये क्या हुई, उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को ही परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी तल से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। देख सकते हो, ये किरण इस टाइप से आई और यहाँ पे टकराने के बाद इस टाइप से वापस लौट गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हमने लिखा प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो तल होता है इसमें एक तरफ इस टाइप से पॉलिश होती है, ठीक है, इस तल में एक तरफ पॉलिश होती है और दूसरा तल जो होता है परावर्तक होता है। ये आपका पॉलिशदार सतह होती है इधर वाली, ये क्या है, पॉलिशदार, इसमें एक तरफ पॉलिश की जाती है, इधर वाला तल परावर्तक होता है जिसमें किरण आके परावर्तन दिखाती है। ठीक है, इस तल को क्या नाम दिया जाएगा, परावर्तक तल। ठीक है, प्रकाश जिस तल से टकराते उसे बोला जाता है परावर्तक तल। क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। मतलब कि क्या हुआ, एक तरफ इसमें पॉलिश होती है और इधर वाला तल जो इधर वाला होता है ये परावर्तक होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश क्या होता है, परावर्तक तल से आके टकराता है और उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को परावर्तन कहा गया। तो कहा गया प्रकाश जिस तल से टकराएगा उसे परावर्तक तल, तो हमने इसका नाम परावर्तक तल रख दिया। और तथा परावर्तक तल पर आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तक तल पे जो आने वाली किरण है ना, ये वाली देखो, ये परावर्तक तल है, इसमें कौन सी किरण आई है, यही तो आई थी,
तो जो आने वाली किरण है इसको नाम दिया जाता है आपतित किरण। क्या नाम दिया जाता है? आपतित किरण। ठीक है, आने वाली किरण को नाम दिया जाता है आपतित किरण। ठीक है, यही चीज लिखा है कि तथा परावर्तक तल पे आने वाली किरण को आपतित किरण, तथा जाने वाली किरण को, ये किरण आई है अब इसके बाद ये वाली किरण जा रही है, जाने वाली किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण। ठीक है, ये बात कही गई। ध्यान से समझ लो कि जब प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल, इस तल से परावर्तित हो तो इसे परावर्तक, और इस साइड में पालिश होती। ठीक है, अब इसके बाद परावर्तक तल पे आने वाली किरण को आपतित किरण, ये परावर्तक तल है, इसमें ये किरण आई है तो इस किरण को क्या बोला जाएगा? आपतित किरण। और जाने वाली किरण, जा कौन सी किरण है? ये किरण आई थी और फिर इसका परावर्तन हुआ, इस बिंदु से टकरा के इस टाइप से चली गई, तो जो जाने वाली किरण उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना समझ गए। अब इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसे? आपतन बिंदु। याद रखना। ठीक है, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पे आती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब इस आपतन बिंदु पे हम एक 90 डिग्री की यहाँ पे लाइन खींचते हैं। ये जैसे परावर्तक तल 90 डिग्री कैसे होगा? ऐसे सीधा। ठीक है, तो इस परावर्तक तल का जो आपतन बिंदु है इस पे हम 90 डिग्री की लाइन इस टाइप से खींचेंगे। ठीक है, इस टाइप से, और इस लाइन को बोला जाएगा अभिलंब। क्या बोला जाएगा इसे? इसे बोला जाएगा अभिलंब। ठीक है, इसी टाइप से आपको चित्र बनाना पड़ेगा, तब आपका काम कंप्लीट होगा। इसे क्या बोला जाएगा? अभिलंब बोला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। देख लो, सिंपल। हमने कहा जिस बिंदु पे आके टकराई उसे आपतन बिंदु। अब इस पे हमने एक 90 डिग्री की लाइन खींची, मतलब जो कि परावर्तक तल से 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब सीधी एकदम लाइन, इसे बोला गया अभिलंब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, ठीक है, चित्र समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल, ये आपका एक तल था जिसमें एक तरफ पालिश है और इधर वाला तल जो है परावर्तक, जिससे परावर्तन की घटना होती है। तो जब प्रकाश की किरण आई तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पे उसे आपतन बिंदु, और परावर्तक तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गई तो जो किरण लौटी है, जो जा रही है किरण, उसे परावर्तित किरण। अब इसी बिंदु पे एक अभिलंब खींच दिया गया 90 डिग्री पे, तो इसे अभिलंब बोला गया, और जिस बिंदु पे किरण आई थी उसे आपतन बिंदु बोला गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नहीं, पहले ही आपको इसी टाइप से परिभाषा लिखनी कि जब प्रकाश किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता, प्रकाश आया था उस तल से टकराकर इस तल से टकराया परावर्तक तल से और लौट गया वापस, तो इस घटना को परावर्तन बोला। और प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता उस तल को परावर्तक तल, तथा परावर्तक तल पे आने वाली किरण आपतित किरण, तथा परावर्तक तल से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद परावर्तन की जो घटना हो रही है, जिसमें मतलब आपतित किरण आके उसी माध्यम में लौट जाती है, ये परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब हमने खींचा है बिंदु आपतन बिंदु, और ये परावर्तक तल। अब ये जो परावर्तन की घटना है ना, इसमें परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखो यहाँ पे हेडिंग लगी है परावर्तन के नियम। ठीक है, नीचे लिखा है परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम है? पहला प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम। दोनों नियम एकदम आसान है, आसानी से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले परावर्तन का जो प्रथम नियम है, ठीक है, पहला नियम, फर्स्ट लॉ जो है पहला नियम। ठीक है, इसमें कहा गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। परावर्तन का पहला नियम ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही तल पे होते हैं। देख लो, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों कहां पे स्थित है? एक ही परावर्तक तल पे स्थित है। देखो ये परावर्तक तल है, इसी पे आपतित किरण, इसी पे परावर्तित किरण, इसी पे अभिलंब। तो इसलिए प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो होते हैं एक ही तल पे स्थित होते हैं। किस तल पे? इसी परावर्तक तल पे। तो परावर्तन का प्रथम नियम याद हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही तल पे होते हैं। पहला परावर्तन का नियम ये होता है। अब इसके बाद बात आती परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है वो समझो। ये जो आपतित किरण, ध्यान समझना, ये जो आपतित किरण और अभिलंब है इसके बीच में यहाँ पे एक कोण बनता है। यहाँ पे क्या होता है? एक कोण बनता है। उस कोण को नाम देते हैं कोण आई। इसे क्या नाम देते हैं? कोण आई। इसे बोला क्या जाता है? कोण आई का नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है? आपतन कोण। मतलब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोला जाता है? आपतन कोण आई बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे परावर्तित किरण है और ये है अभिलंब, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को बोला जाता है कोण आर। इसका नाम होता है परावर्तन कोण। क्या नाम होता है? परावर्तन
कोण, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ये हमने समझाने के लिए सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे कहा आपतित किरण और ये जो अभिलंब वाली रेखा है इसके बीच में कोण बनता है कोण आई, आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण और जो अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बनता है कोण आर होता है परावर्तन कोण, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है, द्वितीय नियम होता है, ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम यह है कि जो आपतन कोण आई है वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो यहां से नीचे से हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के, ठीक है। आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के। मतलब आपतन कोण क्या है, यहाँ पे कोण आई है और परावर्तन कोण क्या है, कोण आर है। तो यहां से आप लिख सकते हो कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। मतलब आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के। यही परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। पहला था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, और दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के, ठीक है। तो इस टाइप से आप प्रकाश के परावर्तन को आसानी से समझ सकते हो। देखो अगर परावर्तन पूछा जाता है तो उसमें आपको सिंपल पहले इसकी परिभाषा जो ऊपर लिखी हुई है ये लिखना पड़ेगा कि जब प्रकाश किसी तल से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ये लिख सकते हो कि जिस तल से टकराता है उसे परावर्तक तल, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। फिर एक चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमने बेहतरीन तरीके से बनाया है। ये आपका एक तल है, इधर वाला परावर्तक, इधर वाला पालिश, ठीक है। ये किरण आई आपतित किरण, ये किरण गई परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे आई उसे आपतन बिंदु, बीच में एक अभिलंब खींच दो 90 डिग्री पे। अभिलंब जो है इस तल के साथ कितना कोण बनाता है, 90 का, ठीक है। फिर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आई आपतन कोण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आर परावर्तन कोण। अब इसके बाद परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर के, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो आसानी से प्रकाश के परावर्तन को, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। पूरा वीडियो देखोगे ना तो एकदम आसान से समझ जाओगे, ठीक है। तो मस्त तरीके से प्रकाश का परावर्तन समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें जानते हो क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है दर्पण के बारे में, ठीक है। परावर्तन जो होता है दर्पण से होता है, ठीक है। परावर्तन किसके द्वारा होता है, दर्पण से। और जो अपवर्तन है ना, ये अपवर्तन ये हम लेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे जब लेंस पढ़ाएंगे ना तब। तो दर्पण अब पहले पढ़ते हैं, दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, दर्पण से संबंधित परिभाषा है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो, चलते हैं आगे की ओर। तो अब बात करते हैं भैया दर्पण के बारे में। जो मिरर होता है, दर्पण मिरर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मेन चीज तो यही समझना है, ठीक है। तो मस्त तरीके से समझते हैं दर्पण और दर्पण के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है दर्पण, जिसे इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। क्या होता है ये आसानी से समझना। कहा गया दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह होती है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर वापस लौट जाती है और हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। ध्यान से समझना। दर्पण क्या है, दर्पण जो घर में शीशा देखा है वही दर्पण है, उसी में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। जो मान लो आप दर्पण है घर में जो लगा है, ठीक है, उसके सामने आप खड़े हो तो आप हो वस्तु, क्योंकि आप वस्तु हो ना। आप दर्पण पे देखोगे तो आपका क्या दिख रहा है, चेहरा। जो चेहरा दिख रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। और आप क्या कार्य करते हो, वस्तु का। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण पे, ठीक है। तो कहा गया दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह होती है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वापस लौट जाती है और हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस टाइप से मान लो हमारे पास दर्पण है, ठीक है। ये हमारे पास एक दर्पण है। दर्पण जो होता है उसमें एक तरफ पालिश होती है और एक तरफ का तल जो होता है वो परावर्तक होता है, ठीक है। वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। आप जैसे दर्पण है, दर्पण पे प्रतिबिंब किसी भी चीज का तभी देख पाओगे, हमने पहले ही बताया प्रकाश। प्रकाश क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए या आप खड़े हुए, चलो ये आप खड़े हुए हो, ठीक है। ये आप यहाँ पे खड़े हुए हो। अब आपको अपना क्या बनाना है भैया, प्रतिबिंब बनाना है। ये आप खड़े हुए हो, ठीक है। अब आपको अपना चेहरा इसमें देखना है दर्पण पे। कब देख पाओगे, अगर अंधेरा कर दे तो क्या आपको अपना चेहरा इसमें दिखेगा, नहीं दिखेगा। जब यहाँ से हम क्या डालेंगे, लाइट, यहाँ से हम डालेंगे प्रकाश। जब हम यहाँ से प्रकाश को डालेंगे तो आपके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, और प्रकाश जब आपके ऊपर पड़ेगा तो आप जब यहाँ पे जब आपके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, या आप देख लो कि ये प्रकाश मान लो आपके ऊपर न पड़ के दर्पण पे जा रहा है, ठीक है।
या आपके ऊपर पड़ने के बाद दर्पण पे जा रहा है। तो जब प्रकाश दर्पण पे जाएगा तो आपको पता है कि जब प्रकाश किसी तल से टकराता है तो क्या होता है उसका, जब प्रकाश किसी तल से टकराता है तो उसका परावर्तन होता है, वो उसी माध्यम में लौट जाता है। तो जब प्रकाश इस तल से टकराएगा तो उसी माध्यम में लौट जाएगा और हमें क्या दिखेगा, अपना प्रतिबिंब इस दर्पण पे दिखेगा, क्योंकि अब हमारे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, हम दर्पण के सामने खड़े तो दर्पण पे हमें अपना प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, तो जब दर्पण पे प्रकाश पड़ेगा और उसी माध्यम में लौट जाएगा वापस, तब जाके हमें अपना प्रतिबिंब दिखेगा। तो यहां से कहा गया दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह होती है जिसपे पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर वापस लौट जाती है और हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। देख सकते हो ये दर्पण हमारे पास, हम इसके सामने खड़े, अगर हमें अपना प्रतिबिंब देखना है तो हमने प्रकाश डाला, जब प्रकाश आएगा, प्रकाश इसमें जब दर्पण में पड़ेगा तो क्या होगा, परावर्तन के कारण वापस लौट जाएगा और हमें अपना प्रतिबिंब इस दर्पण पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास दर्पण है, आप अपना चेहरा देखना चाहते हो तो कैसे दिखेगा, जब अंधेरे कमरे में थोड़ी ना देख पाओगे, जब लाइट जलेगी तब तो दिखेगा। तो जब उसमें लाइट पड़ेगी जाके दर्पण पे तब आपको पता चेहरा उसमें जाके दिखेगा। ठीक है, ये बात समझ के रखनी है। तो ये हो गया कि दर्पण एक चिकनी चमकदार सतह जिस पे पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वापस लौट जाती है और हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है दर्पण पे। ठीक है, अब इसके बाद दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। ठीक है, दो प्रकार का दर्पण है, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण के भी दो प्रकार है, अवतल और उत्तल, उसको अलग पढ़ना है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं समतल दर्पण जिससे हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण जिसे बोलते हैं प्लेन मिरर, ये क्या होता है, तो लिखा है इसमें कांच की पट्टिका के पृष्ठ भाग पर कलाई अर्थात पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाता है, तो इसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें कांच की पट्टिका लिया जाता है, कांच की पट्टिका मतलब कांच की प्लेट ले लो, उसमें एक तरफ पॉलिश कर दो और दूसरे तल को परावर्तक बना दो, तो ये क्या बन जाएगा, समतल दर्पण। कांच की सीधी पट्टिका लेना, ठीक है, कांच की देखो इस टाइप से सीधी पट्टिका ले ली गई, ये सीधी ले हो या टेढ़ी नहीं। ठीक है, कांच की सीधी पट्टिका है, अब इसमें एक तरफ ऐसे करके पॉलिश कर दो, कर दिया पॉलिश, और दूसरे को क्या बना दो, परावर्तक बना दो, तो ये कैसा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, ये परावर्तक तल है और ये पॉलिश सतह है। ठीक है, ये पॉलिशदार सतह है ये वाली। ठीक है, तो ये कैसा बन गया, समतल दर्पण। कहा गया कांच की एक पट्टिका लेना, ये क्या हमने ली, कांच की एक पट्टिका ली, कांच की पट्टिका पे एक तरफ पॉलिश कर दो और दूसरा तल परावर्तक बन जाएगा, तो इस दर्पण को समतल दर्पण बोला जाएगा। कहा गया इसमें कांच की पट्टिका के पृष्ठ भाग पर कलई अर्थात पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाता है और इसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखो एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया या कलई कर दिया, कलई बोले या पॉलिश बोले, एक बात है। ठीक है, और इधर परावर्तक बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमने एक तरफ पॉलिश कर दिया और दूसरा तल परावर्तक बन गया, तो ये क्या है, एक प्रकार का समतल दर्पण है। और ये हमने ली क्या है, एक कांच की पट्टिका, चाहे तो नीचे लिख लेना ये क्या चीज है, कांच की पट्टिका है, मतलब कांच की प्लेट है। ठीक है, कांच की पट्टिका है। ठीक है, ये क्या चीज है हमारे पास, कांच की पट्टिका है जिसमें एक तरफ पॉलिश कर दी गई और दूसरा तल परावर्तक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद इसका समतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है, देखो उदाहरण यही है, घर में इस्तेमाल होने वाला साधारण शीशा, जो घर में साधारण शीशा इस्तेमाल करते हो जिसमें रोज अपना चेहरा देखते हो, वो कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। ठीक है, इसी प्लेन मिरर का हम लोग रोज घर में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण जो होता है घर में इस्तेमाल होने वाला साधारण शीशा। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछी जा सकता है कि समतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो आप बता सकते हो, या आपसे पूछा जाए समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर का। मान लो आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो जितने बड़े आप हो उतना बड़ा ही तो प्रतिबिंब दिखेगा दर्पण पे, तो आपका सीधा प्रतिबिंब दिखता है, क्योंकि आप सीधे खड़े तो उल्टा थोड़ी ना दिखोगे, घर में चेक करना, आप उल्टा दिखते हो क्या, सीधा ही तो दिखते हो। तो आभासी, सीधा तथा जितने आकार के आप हो उतने ही आकार का प्रतिबिंब दिखेगा, तो आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब दिखता है। तो ये है समतल दर्पण, क्या है इस टाइप से समझ सकते हो, कांच की पट्टिका होती है, एक पे पॉलिश एक तरफ परावर्तक तल, उदाहरण हो गया प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पहला प्रकार हमने समझ लिया समतल दर्पण। अब इसके बाद बात करते गोली दर्पण, जो कि दो प्रकार इसके, अवतल और उत्तल, उनको समझते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट कर लो, आप देखते हैं गोली दर्पण के बारे में। तो अब हम बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। समतल दर्पण तो पढ़ लिया, अब गोली दर्पण समझो एकदम आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है, दूसरा प्रकार है दर्पण का गोली दर्पण, जिसे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण का नाम से पता है गोलाकार होगा। ठीक है, ये दर्पण कैसा होगा, गोलाकार। ठीक है, गोली दर्पण कैसा होता है, गोला होता है। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं उन्हें गोली दर्पण कहते हैं। पहली बात तो दर्पण कांच का होगा, ये तो सबको पता है। तो गोली दर्पण, समतल दर्पण ऐसा जिसमें समतल हो, मतलब कांच की सीधी पट्टिका हो, और गोली दर्पण में गोला होगा। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, मतलब इस टाइप से कांच का एक खोखला गोला हो
तो इसे क्या कहा जाएगा, गोली दर्पण कहा जाएगा। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं उन्हें हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। इसके बाद लिखा है गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और दूसरा प्रकार होता है उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। पहला प्रकार कॉनकेव मिरर, दूसरा प्रकार कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब ये क्या होते हैं इससे समझने के लिए देखो, गोली दर्पण हमने समझा कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं। देखो ये एक गोला है तो इसे गोली दर्पण बोला गया। तो अवतल और उत्तल दर्पण में क्या होगा, इस गोले को मान लो बीच से काट दिया जाए तो जो दो अलग अलग हिस्से हो जाएंगे, यही आधे आधे जो हिस्से होंगे वही अवतल और उत्तल दर्पण होंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल से समझते हैं। यहाँ से कहा गया पहला है अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कहा गया वे गोली दर्पण जिसके उभरे तल पर पालिश होती है तथा दबा तल परावर्तक होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखो पूरा गोला बनेगा इस टाइप से, ये कैसा बनेगा, पूरा गोला। अगर आप इसे ऐसे काट दो तो जो इधर वाला भाग होगा, मतलब ये वाला, इसे कहेंगे अवतल दर्पण, और जो इधर वाला भाग होगा इसे कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। जैसे जो इधर वाला भाग है इसे क्या कहा जाएगा, अवतल दर्पण कहा जाएगा। ये इस टाइप से बनेगा, देखो ये हमारे पास बन गया अवतल दर्पण, ठीक है। देख सकते हो वे गोली दर्पण जिसके उभरे तल पे पालिश होती है। देखो अब ये इस टाइप से है, दबा हुआ तल ये है क्योंकि ऐसे दबा हुआ है तो ये दबा हुआ तल, और ये वाला बाहर की ओर उभरा हुआ है तो ये उभरा हुआ तल। तो वे गोली दर्पण जिसके उभरे तल पे क्या होती है, पालिश होती है। तो हमने इसके उभरे तल पे क्या कर दी, पालिश कर दी। ये उभरा तल है जिसमें क्या है, पालिश है, ठीक है। इसमें क्या है, पालिश है। तो कहा गया वे गोली दर्पण जिसके उभरे तल पे पालिश होती है तथा दबा तल, ये दबा तल है तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तक, तथा दबा तल परावर्तक होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ये आपका अवतल दर्पण बना हुआ है, ठीक है। सही से बना लेते हैं इसे इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास अवतल दर्पण बना हुआ है, ठीक है। मतलब गोली दर्पण का आधा हिस्सा है मान लो, ठीक है। इधर वाला आपका अवतल हो जाएगा ये वाला, और इधर वाला उत्तल हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। तो देखो कहा गया वे गोली दर्पण जिसके दबे तल क्या होता है, परावर्तक होता है, और उभरा वाला तल क्या होता है, आपका पालिश होती है। देखो ये उभरा हुआ हो गया, इधर वाला उभरा है तो इसमें पालिश कर दो, इधर वाला परावर्तक हो जाएगा। और उत्तल इसका जस्ट उल्टा है। वे गोली दर्पण जिसके दबे तल पर पालिश होती है या कलई होती है और उभरा तल परावर्तक होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो ये इस टाइप से बनेगा, इसका जस्ट उल्टा ऐसे, ठीक है। इस टाइप से देखो सही से बनाते हैं ये, ठीक है। इस टाइप से बनेगा। कौन सा दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। देखो कहा गया वे गोली दर्पण जिसके दबे तल पर कलई होगी। ये दबा हुआ तल है और ये वाला इधर वाला उभरा, क्योंकि ऐसे ये इधर वाला उभरा इधर वाला दबा, ठीक है। तो इसके दबे तल पे कलई या पालिश कर देते हैं, ठीक है। इसके दबे तल पे पालिश होगी इस टाइप से, और उभरा हुआ तल क्या होगा, परावर्तक होगा। उभरा हुआ तल क्या होगा, इधर वाला होगा परावर्तक तल, ये परावर्तक तल होगा, और इधर क्या होगी, पालिश होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, दबा तल पे पालिश होती है और उभरे तल पे क्या होता है, उभरा तल परावर्तक होता है तो उसे उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण पे क्या है, जो उभरा हुआ तल है उसमें पालिश होगी और दबे तल क्या होगा, परावर्तक होगा तो उसे अवतल दर्पण। ये चीज आपको याद रखना, कंफ्यूज ना हो, उल्टा ना बना देना, ठीक है। अवतल दर्पण इस टाइप से बनेगा, इधर साइड पालिश करना है, और उत्तल ऐसे बनेगा, इधर साइड पालिश करना है, ठीक है। बस ये चीज याद रखो। तो परिभाषा कैसे बन गई, जिसके दबा तल परावर्तक और उभरा तल में पालिश हो अवतल दर्पण, जिसका दबा तल में पालिश हो और उभरा तल क्या हो, परावर्तक हो, उसे उत्तल दर्पण। एक परावर्तक होगा, एक में पालिश होगी, हमने पहले ही बताया था, ठीक है। तो यही चीज है उत्तल और अवतल दर्पण की बात, याद रखना इसी टाइप से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, अवतल को उत्तल की जगह बना देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, अवतल दर्पण वे गोली दर्पण जिसके उभरे तल पे पालिश होती तथा दबा तल परावर्तक होता है। उभरे तल पे पालिश, दबा हुआ तल परावर्तक, तो उसे अवतल दर्पण कहा गया। यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग देख लो, क्या उपयोग होता है इसका। ये जो अवतल दर्पण, इसका क्या उपयोग होता है। दर्पण, समतल दर्पण तो समझ गए, घर में हम लोग शीशे के रूप में यूज करते हैं, जो घर में उपयोग होने वाला साधारण शीशा है, वो उसका उपयोग कहाँ होता है, समतल दर्पण का घर में उपयोग होता है। फिर है अवतल दर्पण, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका सेविंग मिरर में। पहला इसका उपयोग है सेविंग मिरर। सेविंग का मतलब क्या होता है, जो दाढ़ी बनाने वाला सेविंग, ठीक है। तो मान लो जैसे नाई की दुकान है, वहां पे आप किस दर्पण का यूज कर सकते हो, अवतल दर्पण का। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में जैसे बड़ा सा, मतलब जैसे अवतल दर्पण है तो उसमें आप अपना चेहरा कैसे देख सकते हो, बड़ा देख सकते हो, जिससे आपको दिखेगा कहाँ पे कट फिट ना जाए, ठीक है। तो अवतल दर्पण से सेविंग करने में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सामने रखेंगे तो उसमें अवतल दर्पण रखेंगे ना, तो हमें अपना चेहरा बड़ा बड़ा दिखेगा, तो हम अच्छे सेविंग कर पाएंगे, ठीक है। सेविंग मिरर में यूज होता है। दंत चिकित्सक का दर्पण, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं ना, दंत चिकित्सक,
वो भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ऐसे करके देखा नहीं करते, वो लिए होते इस टाइप से, उससे देखा नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, जैसे दांत में देखेंगे तो दांत है छोटा सा, लेकिन उनको उस दर्पण में क्या दिखेगा, बड़ा दांत दिखेगा। तो अवतल दर्पण से क्या कर सकते हैं, दंत चिकित्सक जो दांत के डॉक्टर होते हैं इसका यूज कर लेते हैं। फिर मेकअप मिरर, मेकअप मिरर में इसका यूज होता है। जैसे मेकअप वाला जो मेकअप बॉक्स होता है उसमें अगर देखोगे जो दर्पण होता है उसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा चेहरा दिखता है। तो मेकअप मिरर जो है उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। ठीक है, तो इस टाइप से अवतल दर्पण की परिभाषा, इस टाइप से इसका चित्र बनेगा। उपयोग है शेविंग मिरर में, दाढ़ी बनाने वाले मिरर में, दंत चिकित्सक का दर्पण, दांत वाले डॉक्टर का दर्पण, और मेकअप मिरर में इसका यूज होता है। तो ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, पहले परिभाषा है कि गोली दर्पण जिसके दबे तल पे कलैया पालिश होती है और उभरा तल परावर्तक होता है। देखो दबे तल पे पालिश है, उभरा तल परावर्तक, तो इसे उत्तल दर्पण बोला गया। उपयोग क्या है इसका, गाड़ियों के साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर, गाड़ियों के जो साइड में दर्पण लगा होता है, चाहे बाइक के बगल में देखो जो शीशा लगा होता है, गाड़ी के जो बगल में कौन सा शीशा लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, किसी भी गाड़ी में लगाए तो कौन सा दर्पण लगाए, यही उत्तल दर्पण। क्यों लगाया जाता है उत्तल दर्पण, ये भी समझ लो। जैसे उत्तल दर्पण का क्या कार्य होता है, उत्तल दर्पण बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मान लो आप गाड़ी जा रहे हो, आगे पीछे बड़ी गाड़ी आ रही है, तो आपको शीशे में कितना दिखती है, इतनी छोटी दिखती है आगे ना। तो ये चीज तो है, बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण को क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, हम उत्तल दर्पण को गाड़ियों के साइड मिरर में यूज करते रहते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण बड़ी चीजों का छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, गाड़ी के बगल में जो शीशा लगा होता है उससे पीछे तक की, दूर तक की वस्तु दिखती है, छोटी छोटी हमें, है ना, कि कौन सा ट्रक आ रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, सब कुछ दिखता है ना। तो याद रखना कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ियों के साइड मिरर में होता है, और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं, शेविंग मिरर, दंत चिकित्सक के दर्पण और मेकअप मिरर में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है गोली दर्पण और उसके प्रकार अवतल और उत्तल। ठीक है, अभी आप लोग केवल परिभाषा समझो, इनका उपयोग समझो। अब आपको गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझनी है, जिसमें मुख्य फोकस की परिभाषा होती है, फोकस दूरी की होती है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इन सबकी परिभाषाओं को समझते हैं। ठीक है, इतना आसानी से समझ चुके हो तो अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। आप चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से। तो आप देखते हैं हम लोग गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को। तो परिभाषाएं देखने से पहले हम आपको पूरा समझाएंगे परिभाषाएं, जिससे आपको रटना ना पड़ जाए ना। तो चलो सिंपल से समझते हैं। तो देखो हमारे पास दो दर्पण बने हुए, एक दर्पण ये बना, एक दर्पण ये बना। बताओ ये कौन कौन से दर्पण है। इसमें देख रहे हो ये वाला तल उभरा है, तो उभरे तल पे पालिश और दबा तल परावर्तक है। तो इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे, इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण ये बना हुआ है। ठीक है, और इसमें देखोगे इसमें दबे हुए तल पे पालिश और उभरा तल परावर्तक है, तो इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण। आप देखो इस दर्पण से संबंधित कुछ चीजें आपको समझनी है। आप देखो ये जो दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण जो है, इस दर्पण को नाम लेते हैं M1 M2। क्या नाम लेते हैं, M1 M2। जहां पे M1 M2 क्या चीज है, इसे बोला जाता है दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वार बोल सकते हो या द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक मतलब ये दर्पण का एक, मान लो ऐसे मुंह बना हुआ है तो दर्पण का द्वारक है, दर्पण का एक गेट समझ सकते हो। ठीक है, पढ़ा क्या जाता है दर्पण का द्वारक। M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक। यहाँ पे भी उत्तल में भी यही चीज, M1 M2 क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान समझना। आप देखो ये आपका दर्पण है, आपको पता है गोली दर्पण क्या, एक पूरा गोला होता है जिसको काट के दोनों दर्पण बनाया गया, अवतल और उत्तल। इसको बीच से काटा गया, इधर वाला अवतल हुआ, इधर वाला उत्तल हुआ, अभी बताया था। तो गोली दर्पण जैसे अवतल है या उत्तल, ये किसी ना किसी गोले का भाग है। अगर इसका देखें तो इसका गोला इधर साइड जाके पूरा होगा कि नहीं, और इसका गोला कहाँ जाके पूरा होगा, इसका गोला इधर साइड जाके पूरा होगा, क्योंकि एक गोले को काट के बनाया गया। ठीक है, ध्यान से देखो, इसका गोला इधर पूरा होगा, इसका गोला किधर पूरा होगा, इधर। तो अब ये गोला है तो आपको पता है गोले में बीच वाला एक पॉइंट होता है जिसे केंद्र बोलते हैं। तो उसी टाइप से ये जो गोला है उसमें भी बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसे क्या बोला जाएगा, केंद्र बोला जाएगा, सी। क्या बोला जाएगा, केंद्र बोला जाएगा, सी। तो इसमें केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और इसमें केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, सी एकदम बीच में, है ना। इसी टाइप से तो गोले का एक केंद्र होता है, तो वैसे इन गोलों को मतलब अवतल और उत्तल को गोले को काट के तो बनाया गया, तो यहाँ पे जो केंद्र होगा उसे क्या बोला जाएगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये सी पॉइंट होता है, इसे बोला जाता है वक्रता केंद्र। इसी तरह से आप पहचानोगे ये अवतल का केंद्र इधर होता है और उत्तल का केंद्र इधर होता है। ठीक है, ये चीज समझना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इस पॉइंट सी को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वक्रता केंद्र सी। यहां से नीचे हम लिख देते हैं सी क्या चीज है, सी है वक्रता केंद्र। ठीक है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सी पॉइंट क्या है यहाँ पे, वक्रता केंद्र। ठीक है,
मतलब गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, अवतल या उत्तल जिस भी गोले का भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोला गया। यही तो दर्पण है, दर्पण एक गोले का भाग है, उसके केंद्र को क्या बोला गया, वक्रता केंद्र सी बोला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो दर्पण पे यहाँ पे एक बिंदु होता है P, यहाँ पे एक बिंदु क्या होता है, P बिंदु होता है। यहाँ पे दर्पण में बीच पे, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को नाम देते हैं P पॉइंट। क्या नाम देते हैं, P पॉइंट। ये P क्या होता है, इसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, P क्या चीज है, P एकदम दर्पण में बीच का पॉइंट होता है, जिसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले वक्रता केंद्र देखा, दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र, दर्पण के बीच वाले पॉइंट को ध्रुव बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह आप जैसे C और P को मिलाने वाली एक रेखा खींच दे, यहाँ पे C और P को मिलाने वाली एक रेखा खींच दे। ठीक है, यहाँ पे भी खींच दो C और P को मिलाने वाली रेखा। तो C और P को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसे, दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, दर्पण का मुख्य अक्ष। ये सारी चीजें आपको आगे काम देंगे, इसलिए अभी अच्छे समझा रहे, समझ लो, है ना। ये क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष है, चाहे अवतल में हो चाहे उत्तल में, दोनों में सेम चीज है ना। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये उत्तल दर्पण का। मतलब P और C को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी परिभाषाएं लिखनी है, इसीलिए समझ लो। P और C को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष की रेखा होती है ना। तो मुख्य अक्ष की रेखा होगी। इसके बाद समझो, मुख्य अक्ष की रेखा होगी। इसके बाद यहाँ से P से C तक की एक दूरी होती है। P मतलब ध्रुव से C तक की एक दूरी होती है, जिसे बोलते हैं कैपिटल R। P से C तक की दूरी को क्या बोलते हैं, कैपिटल R बोलते हैं। यहाँ पे भी P से C तक की दूरी को क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। R यहाँ पे क्या हो जाएगी, R को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। R को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, R को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। P से C तक की दूरी R हो गई, यहाँ भी P से C तक की दूरी R हो गई। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे P और C के बीच में यहाँ पे एक बिंदु होता है, जिसे बोलते हैं F। यहाँ पे P और C के बीचों बीच एक बिंदु होता है, जिसे बोलते हैं F। F क्या है, F है मुख्य फोकस, F है दर्पण का फोकस। F क्या है, दर्पण का फोकस है। ठीक है, F को क्या बोलेंगे, दर्पण का फोकस। कोई दिक्कत नहीं, F क्या हो गया, दर्पण का फोकस। अब इसकी परिभाषा इस टाइप से लिखी जाती है कि जैसे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर इस टाइप से जाती हैं, तो उसे फोकस कहते हैं। ये चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब अभी प्रतिबिंब बनना देखेंगे ना, उसमें आपको किरणें बताएंगे, तो आपको बताएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती है। अभी केवल समझ लो, परिभाषा ऐसे ही लिखनी पड़ेगी कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ से, अभी आपको कम समझ में आएगा कि किस टाइप से प्रकाश किरण जा रही है और F बिंदु से निकल रही है, कम समझ में आएगा। आगे अभी आपको समझाएंगे, अभी इसके बाद वही पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें समझा देंगे। तो बस ये याद रखो कि C और P के बीच में एक बिंदु होता है, जिसे F बोलते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, आप देखो इसमें P से F तक की दूरी को क्या बोलते हैं, P से F तक की दूरी को बोलते हैं स्मॉल f। P से मतलब ध्रुव P से फोकस F तक की दूरी को बोलते हैं स्मॉल f। ठीक है, स्मॉल f यहाँ पे क्या चीज है, स्मॉल f है फोकस दूरी। याद रखना सारी चीजें, इसीलिए हमने अच्छे से समझाया, अच्छे से लिखा कि कोई भूले ना, है ना। सारी चीजें तो हो गई हैं इसमें। ठीक है, सारी चीजें हो गई, देख लो इसमें सिंपल एकदम आसानी समझाया। पहले इधर अवतल बना, इधर उत्तल बना। ये जो दर्पण है इस टाइप से, ठीक है, इसमें M1 M2 को दर्पण का द्वारक बोला गया। ठीक है, फिर दर्पण के बीच वाले पॉइंट को P दर्पण का ध्रुव बोला गया। दर्पण ये जो अवतल है, इसका केंद्र इधर, मतलब इसका गोला इधर पूरा होगा, तो गोले के केंद्र को C बोला गया, वक्रता केंद्र। ठीक है, फिर इसके बाद P से C तक की दूरी को क्या बोला गया, R बोला गया, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे और हमने मुख्य अक्ष की रेखा भी खींची, C से P तक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाई, मुख्य अक्ष की रेखा कहलाई। वैसा ही सेम इसमें भी, जिस जैसे उसमें वैसे इसमें। ठीक है, C से P तक मिलाने वाली रेखा क्या हुई आपकी, C से P को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा हमने कहा मुख्य अक्ष की रेखा। ठीक है, फिर इसके बाद C से P तक मिलाने वाली रेखा होगी। फिर हमने यहाँ पे कहा C और P के बीच में एक बिंदु होता है, जिसे F बोलते हैं, कैपिटल F। ये होता है दर्पण का फोकस। ठीक है, फिर P से F तक की दूरी को बोलते हैं स्मॉल f, जिसे बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, यही अवतल दर्पण पे, यही उत्तल दर्पण पे, दोनों को आपको अच्छे से समझाया। अब इन्हीं की परिभाषाएं हैं कि वक्रता केंद्र की परिभाषा बताओ, ध्रुव की परिभाषा बताओ, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा बताओ, और दर्पण के फोकस की बताओ, फोकस दूरी की बताओ। तो अब इनकी परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज यहाँ पे एक संबंध और याद रखना। देखो अगर देखोगे फोकस जो है F,
और r में एक संबंध होता है ना। r दूरी जो होती है f का दुगना होती है, ध्यान समझना, r दूरी जो होती है f का दुगना होती है, r बराबर होता है 2f, मतलब जो वक्रता त्रिज्या r होती है f का 2 गुना होती है। या आप यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो f बराबर r/2, यही पे समझ लो, ठीक है। क्या चीज हमने कहा, f दूरी जो है छोटी, क्योंकि हमने f को बीच में लिया था, तो जैसे r अगर 2 है तो कितनी 1, क्योंकि आधी दूरी है ये, क्योंकि हमने बीचों बीच लिया ना, अगर ये 2 मीटर है तो कितनी है 1 मीटर, तो मतलब f जो होती है r का आधा होती है, मतलब f बराबर r/2, या r जो होता है f का 2 गुना होता है, r बराबर 2f, ठीक है। ये चीज यहाँ से याद रखना है, ठीक है। सारी चीजें ये आप चित्र बना लोगे, पहले हेडिंग लगाना, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये दोनों चित्र बना लो, जितनी चीजें लिखा है ये चीज लिख लो। अब इसके बाद सभी परिभाषाएं बताते हैं, ठीक है, फिर परिभाषा लिख देते हैं इसके नीचे, मतलब इतना बनाने के बाद परिभाषा नोट कर लेना, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो, परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पे। तो आप इन सभी परिभाषाओं को आसानी से समझ लेते हैं, इसमें कुछ भी है नहीं, जो चीज आपने चित्र समझा है वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। एक एक करके समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव, ठीक है, जो दर्पण पे देखा था, जो जैसे अवतल या उत्तल कोई भी दर्पण, मान लो ये दर्पण है, इसमें जो बीच वाला हमने कहा था पॉइंट होता है उसे P बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो परिभाषा क्या बनेगी, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, ठीक है। ये गोली दर्पण था, देखो यहाँ पे चित्र बनाने की थोड़ा जगह कम है, समझ लेना, ठीक है। ये मान लो दर्पण, या ये देखो इधर साइड बना दिया, ठीक है, ये दर्पण है, तो कहा गया ये गोली दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल, ये इधर पालिशदार सतह होगी, तो गोली दर्पण का जो परावर्तक तल है इसके मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीच वाला बिंदु, इस बीच वाले बिंदु को P बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीच वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, गोली दर्पण के जो परावर्तक तल है उसके बीच वाले बिंदु मतलब मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र पर हमने बताया था गोली दर्पण जिस भी गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र से कहते हैं, क्योंकि दर्पण पूरा गोला होगा, उसको काट के अवतल और उत्तल बना, तो उसका जो गोले का भाग है उसके केंद्र को C कहेंगे, ठीक है। तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। कुछ अलग परिभाषा नहीं है, सेम उसी तरह से लिखा है कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। फिर है वक्रता त्रिज्या, तो इसमें भी वही है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आपको इतना तो पता होगा कि जैसे गोला है, गोले में ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र मान लो O है या C है, इसमें C माना जा रहा है, C मान लो, केंद्र C है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक मिला दो तो त्रिज्या R हो जाती है। वैसे अगर यहाँ पे केंद्र C था तो C को हमने यहाँ से मिलाया तो ये क्या होगी, त्रिज्या R होगी। उसी तरह से तो है, तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, ठीक है। परिभाषा आपको देख लेनी है, जिस तरह से चित्र पे समझाया था वही तरह है, ठीक है। फिर है मुख्य अक्ष की परिभाषा, तो दर्पण के ध्रुव मतलब ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। हमने कहा था ना, दर्पण के ध्रुव P और C को मिलाने वाली रेखा जो है उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसे PC भी लिख सकते हो, ठीक है। दर्पण का मुख्य अक्ष PC, PC का मतलब P से C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी मुख्य अक्ष की परिभाषा हो गई। फिर इसके बाद देखो अभिलंब की, अभी 5वें नंबर वाली बात में बताते हैं, पहले 6वीं और 7वीं समझ लो, ठीक है। 6वीं परिभाषा है मुख्य फोकस अथवा फोकस की। तो कहा गया गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब गोली दर्पण में हमने बताया ना, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष की रेखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। हमने बताया था ना, अभी आगे आपको समझाएंगे, जब प्रतिबिंब बनना देखेंगे ना इसके बाद वाला टॉपिक, तब उसमें आप समझ जाओगे कैसे मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती, कैसे फोकस से जाती, आगे समझोगे, ठीक है। तो अभी केवल परिभाषा यहाँ पे देख लो, F से प्रदर्शित करते हैं। फिर है फोकस दूरी की। फोकस दूरी पे क्या होगा, गोली दर्पण के ध्रुव मतलब P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को PF अर्थात दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहे हो, ठीक है। कहा गया गोली दर्पण के ध्रुव, ध्रुव का मतलब P तथा मुख्य फोकस मतलब F, मतलब P से F के बीच की दूरी जो होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पे F पॉइंट था, F, तो P से F तक की दूरी को स्मॉल f हमने कहा था फोकस दूरी। तो वही चीज है कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को
दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और फॉर्मूला हमने बताया था एफ बराबर आर बटे 2, जहां एफ फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। तो एफ बराबर क्या हो गया, आर बटा 2। ठीक है, सिंपल तरीके से ये भी समझ गए फोकस दूरी की परिभाषा। इसके बाद ये 5वीं नंबर वाली परिभाषा अभिलंब की, पढ़ लो इसे। गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान समझो। ये मान लो गोली दर्पण बना हुआ है, ठीक है, तो कहा गया गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा, ये मान लो सी है। अब मान लो गोली दर्पण में कोई भी बिंदु है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी है, तो गोली दर्पण में अगर कोई बिंदु है और अगर उस बिंदु को आप वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली एक रेखा खींच दो, ठीक है, गोली दर्पण के किसी बिंदु को इस सी से मिला दो और एक इसमें रेखा खींच दो, तो ये जो रेखा होगी इसे अभिलंब कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इस रेखा को अभिलंब कहेंगे। मतलब गोली दर्पण के किसी बिंदु को अगर हम इसके वक्रता केंद्र सी से मिलाकर एक रेखा खींच दे तो इस रेखा को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो वही लिखा है, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। जैसे ये आपका गोली दर्पण पे एक बिंदु है और ये वक्रता केंद्र से इससे मिलाने वाली एक रेखा खींच दिया, तो इसे क्या बोल दिया गया, अभिलंब बोल दिया गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी सारी परिभाषाएं, इनको नोट कर लेना, आसानी से आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, और हमने पहले समझा दिया पी क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, आर क्या है, और आप अभिलंब भी समझ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ से सारी परिभाषा हमने लिख दी है, आप जल्दी से इन्हें नोट कर लो मस्त तरीके से। ठीक है, आशा करते हैं पूरा समझ में होगा, क्योंकि एकदम आसानी से हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है और एकदम आसानी से आपको समझाया भी। ठीक है, तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी होगी, गोली दर्पण के प्रकार भी होंगे। अब इसके बाद जानते हो क्या पढ़ना है, इसके बाद देखो बताते हैं आपको क्या पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनना, है ना। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही पूरा चैप्टर आपके सवाल ही सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल इसी से फंसेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने वाले, उसको बहुत आसानी से देखना। पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना दिखाएंगे, फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, और उससे पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण किरणों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण किरणें देखते हैं, फिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना और उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। अब आ चलते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो पूरे चैप्टर में आपको जो सवाल भी मिलेंगे आगे, वो इनके बेस्ड पे ही मिलते हैं, इनसे ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसे समझना है एकदम आसान, लेकिन बस समझना पड़ेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पहले समझा देंगे, फिर इसके बाद आपको भी खुद से प्रैक्टिस करना, बार बार रफ कॉपी पे बनाना, तब ये आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में स्टूडेंट परेशान रहते हैं, लेकिन आप परेशान तो नहीं होंगे, ये तो हमारी गारंटी, बस समझना ध्यान से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें अवतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब का बनना देखना और उत्तल दर्पण द्वारा, दोनों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखना है। तो उससे पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण किरणों के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण किरणें। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण किरणें अवतल दर्पण पे भी सेम होगा, उत्तल दर्पण पे भी सेम होगा। ठीक है, देखो पहली किरण ये है कि जब, देखो ये कौन सा दर्पण बना हुआ है पहले बताओ, अवतल दर्पण। ठीक है, तीनों के कौन से दर्पण बने, अवतल दर्पण बने हुए। ये इसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, पहली किरण ये कहती है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो क्या लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, सॉरी मुख्य फोकस से होकर जाती। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहली किरण ये होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण ये होती है कि फोकस से जाती हुई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण क्या है, फोकस से जाती हुई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी किरण ये है कि वक्रता केंद्र से जाती हुई किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तीन किरणें हैं, पहली मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती है, दूसरी फोकस से जाती हुई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तीसरी वक्रता केंद्र C से जाती हुई किरण उसी रास्ते पे लौट जाती है। ठीक है, अब समझना, ये हमारे पास अवतल दर्पण बना हुआ है। अवतल में और उत्तल में दोनों सेम होता है, बस उसमें आती हुई, उत्तल में अभी जब पढ़ेंगे तो उसमें आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन इसमें आती है। ठीक है, देखो कैसे, ये आपको पता ये कौन सी रेखा है, ये वाली, ये आप कहोगे भैया P से C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष की रेखा है मुख्य अक्ष की। तो अब मान लो मुख्य अक्ष के समांतर, कहा गया मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण मान लो कोई इस टाइप से आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक किरण है जो कि कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये समांतर किरण आ रही थी तो यहाँ पे आके पड़ी। ठीक है, तो अब दर्पण क्या, जब परावर्तन पे क्या पढ़ा था कि जब कोई किरण आती है
तो जिस बिंदु पे पड़ते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और फिर क्या होता है परावर्तन पे, कि जब कोई किरण आती है और उसी माध्यम में वो लौट जाती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे ये किरण आई हुई है, अब क्या होगा इसका परावर्तन होगा और ये किरण क्या होगी परावर्तित होकर जाएगी। तो कहा गया मुख्य अक्ष के समांतर, ये कैसी किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहली किरण है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण परावर्तन हुआ इसका और कहां से चली गई फोकस से। तो याद रखना ये, ठीक है चीज आपको याद रखना है यहाँ से कि मुख्य अक्ष ये था, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण कहां से गई फोकस से, पहली किरण ये। दूसरी फोकस से जाती हुई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मान लो कोई किरण ये फोकस बिंदु F है, इससे मान लो कोई किरण जा रही है इस टाइप से, ठीक है। तो कहा गया फोकस से जाती हुई किरण, मान लो कोई किरण फोकस से जा रही है तो अब आगे यहाँ पे पड़ी तो इसका भी परावर्तन होगा। तो फोकस से जाती हुई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है, अब इसका परावर्तन होगा इस वाली किरण का, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। ये किरण आई है तो आपतित किरण और ये किरण गई है तो परावर्तित किरण। ये किरण आई थी तो आपतित किरण, ये किरण गई है तो परावर्तित किरण, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण फोकस से गई और फोकस से जाती हुई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। एकदम उल्टा है ना, कि समांतर आने वाली फोकस से जाती है और फोकस से जाने वाली समांतर आती है, ठीक है। तीसरी किरण है कि वक्रता गेंद से जाती हुई किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पे या पुनः उसी पथ पे लौट जाती है। जैसे कोई किरण वक्रता गेंद से जाए, वक्रता गेंद का मतलब सी से, मान लो एक किरण है इस टाइप वक्रता गेंद सी से जा रही है, ठीक है। ये किरण जब वक्रता गेंद सी से जाएगी तो अब यहाँ पे किरण वक्रता गेंद सी से जा रही है, यहाँ पे पड़ी, अब इसका क्या होगा परावर्तन। तो वक्रता गेंद सी से जाती हुई किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है उसी रास्ते पे उसी पथ पे लौट जाती है। मतलब ये किरण जिस रास्ते से ऐसे आई है इसी रास्ते पे ऐसे लौट जाएगी। तो ये है मतलब सी से आई और सी से ही लौट जाएगी, ठीक है। ये चीज होता है। तो तीन किरणें आपको याद रखनी है, आप सारे प्रतिबिंब बनना सीख जाओगे, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, सब कुछ, ठीक है। कौन कौन सी, पहली मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती है परावर्तन के पश्चात, दूसरी फोकस से जाती हुई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और वक्रता गेंद से जाती हुई किरण पुनः उसी रास्ते पे लौट जाती, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहो ना तो क्या कर सकते हो, जैसे हमने अभी आपको अभिलंब की परिभाषा बताई थी, अब आपको भैया परावर्तन में अभिलंब भी होता है तो इसमें अभिलंब का है। तो हमने पहले कहा था अभिलंब की परिभाषा में, यदि आप अभिलंब खींचना चाहते हो तो दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दो, उससे एक रेखा खींच दो, अभिलंब बन जाएगा। जैसे यहाँ पे काटा है आके, तो इस बिंदु को अगर आप इस वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली एक रेखा खींच दो इस टाइप से डैश डैश करके, तो ये रेखा इसमें क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। ये कौन सी रेखा होगी, अभिलंब, ठीक है। अब आपके मन में भैया अभिलंब इसमें कहाँ बन रहा है, कैसे आपतन कोण, कैसे परावर्तन कोण। तो अगर अभिलंब कभी भी खींचना पड़ जाए तो दर्पण के किसी बिंदु को अगर वक्रता के सी से मिलाने वाली एक रेखा खींच दोगे तो रेखा अभिलंब कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब। अब यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के रखना है, ये केवल हमने समझाने के लिए बताया। अगर अभिलंब की बात हो तो आप खींच सकते हो अभिलंब, ठीक है। मतलब वक्रता के सी से मिला दो किसी भी पॉइंट को दर्पण के, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज अभी आपने समझा है तीनों किरणों के बारे में। अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं, 6 तरीके से प्रतिबिंब बन सकता है और उत्तल दर्पण से 2 तरीके से, ठीक है। अवतल दर्पण से 6 तरीके से बनेगा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से 2 तरीके से। सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं, इसे नोट कर लो इतना, ठीक है। कॉपी पे पहले से नोट कर लेना। अब इसके बाद बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी एकदम है, बस समझने का प्रयास करना, ठीक है। पूरा आसानी से समझोगे। देखो हमने बताया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग लगी हुई है, 6 तरीके से बनेगा इसमें प्रतिबिंब। अभी यहाँ पे 3 चित्र बने, 3 अभी और बनाएंगे। 6 तरीके से बनेगा, है एकदम आसान, बस ध्यान समझो, ठीक है। देखो सभी अवतल दर्पण बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो सबसे पहला स्थिति है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती है। पहली है जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है। जब वस्तु कहां पे हो, अनंत। अनंत क्या है, अनंत का मतलब बहुत दूर हो, जैसे सूरज, जैसे सूर्य है यहाँ से, सूर्य कहां पे, बहुत दूर है, मतलब एकदम अनंत पे, बहुत दूरी पे, ठीक है। तो जब पहली स्थिति है कि जब वस्तु बहुत अनंत पे हो तब अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। पहली स्थिति यह है। तो वस्तु को हमें कहाँ रखना है, एक चीज ध्यान रखना, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, सभी में वस्तु को आपको बाईं ओर रखना है, दर्पण के बाईं ओर। ये दर्पण है, दर्पण का बायां इधर, दायां इधर, दर्पण के हमेशा बाईं ओर आपको वस्तु को रखना है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये दर्पण है, दर्पण से बाईं ओर, इस ओर हम यहाँ पे मान लेते हैं अनंत पे हमारे पास कोई वस्तु है, ए बी वस्तु, ठीक है। अनंत का मतलब बहुत दूर, अनंत का मतलब बहुत दूर, जैसे सूरज चंद्रमा ऐसा बहुत दूर है ना,
तो अनंत पे स्थित कोई वस्तु है ए बी, ठीक है। अब देखो ये ए बी वस्तु कहा गया जब वस्तु अनंत पे हो, तो हमने एक वस्तु ले ली ए बी जो कि अनंत पे स्थित है। क्या कर लिया, एक वस्तु ले ली ए बी जो कि कहां पे स्थित है, अनंत पे स्थित है। अब इसके बाद क्या होगा, अनंत पे वस्तु स्थित है। देखो किसी वस्तु का अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो एक बात याद रखना, वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरणें भेजी जाती है। जैसे ये वस्तु ए बी है, इस वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो दो प्रकाश किरणें भेजी जाएंगी। पहली प्रकाश किरण को हम भेजेंगे कहां से, पहली प्रकाश किरण को हम भेजेंगे इस फोकस एफ से, ठीक है। यहां से देखो पहली प्रकाश किरण अनंत पे वस्तु है तो पहली प्रकाश किरण को हम भेजेंगे फोकस एफ से, इस टाइप से। हमने फोकस एफ से भेजा। अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती तो क्या होता है, उसका तीन किरणें बताई थी। अगर कोई किरण फोकस से जाती तो क्या हो जाता है, उसका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती परावर्तन के बाद। तो ये मुख्य अक्ष है, अब ये किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर किसी किरण को फोकस से भेजोगे तो इसका परावर्तन होगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी किरण को आपको कहां से भेजना है, इस वक्रता केंद्र सी से, ठीक है। पहली किरण को फोकस से भेज दिया, ठीक है, और दूसरी किरण को कहां से भेजेंगे, इस वक्रता केंद्र सी से। तो देखो दूसरी किरण को भेजते हैं वक्रता केंद्र सी से, इस टाइप से, ठीक है, ये भेज दिया। तो आपको पता है, देखो इस किरण को थोड़ा पटरी से बनाना चित्र, जिससे आपको एकदम सीधा बने ना। ये देखो थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है, आप देखो सही दिख रहा होगा। आप लोगों को बढ़िया स्केल से बनाना है जिससे अच्छा बनेगा, ठीक है। देखो ए बी वस्तु थी, पहली प्रकाश किरण हमने भेजा फोकस से जो कि कहां चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी प्रकाश किरण को भेजा वक्रता केंद्र सी से। अब हमने आपको बताया था अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसका क्या होगा, उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। मतलब अगर ये किरण प्रकाश ये सी से आई है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। ये दो हमने तीन किरणें पढ़ी है। पहला फोकस से जाने वाली समांतर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से जाएगी। तीसरी वक्रता केंद्र सी से जाने वाली वापस लौट जाएगी। जैसे ये किरण आई फोकस से तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, दूसरी किरण आई सी से तो उसी रास्ते पे लौट गई, ठीक है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने कहा दो किरणें भेजनी, तो आपने दो भेजी, पहली यहां से गई, दूसरी यहां से गई, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बात यह है कि भैया प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो प्रतिबिंब वहां पे बनेगा जहां पे दोनों किरणें आपस में काटेंगी। जैसे किरण ऐसे गई और ऐसे हो गई, इसके बाद ये किरण ऐसे ही कहां पे काट रही, यहाँ पे, जहां पे काटेंगे वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहां पे बना, जाके यहाँ पे एफ पॉइंट था, इसका प्रतिबिंब बना के यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना एफ पे, ठीक है। प्रतिबिंब कहां पे बना, यहाँ पे। और एक चीज ध्यान देना, अगर वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब जो बनेगा उसका उल्टा बनेगा, ठीक है। जैसे ए बी वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब बी डैश ए डैश, ठीक है। ए बी है तो इसको कैसे लिख सकते हो, उल्टा कैसे आएगा, बी ए। जैसे ए बी को उल्टा करो बी ए होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी डैश और ए डैश, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, ये आपके पास क्या बना है, प्रतिबिंब बना है बी डैश ए डैश, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए हम आपको टाइम दे के समझा रहे हैं जिससे आसानी से समझो। देखो पहली किरण स्टेप से फोकस से गई, समांतर हो गई, दूसरी वक्रता केंद्र से गई, उसी रास्ते पे लौट गई। जहां पे दोनों किरणों ने काटा वही प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर वस्तु उल्टा है, अवतल दर्पण क्या करेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ से वस्तु ए बी थी तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बी डैश ए डैश, ठीक है। और कहां पे बना, जहां पे आगे काटा कहां पे बना, यहाँ पे एफ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको जब प्रतिबिंब का चित्र बना लोगे, इसके बाद तीन चीजें आपको लिखनी पड़ती है कि प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है और उसका आकार क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं, देखो यहाँ से स्थिति क्या है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित है, फोकस पे स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिति क्या है, फोकस तल पे, ठीक है। ये वाला जो प्रतिबिंब होता है ये फोकस से जाने वाले लंबवत तल में होता है, ठीक है। फोकस से जाने वाले लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होती है, फोकस तल पर, ठीक है। कहां पे प्रतिबिंब स्थित होता है, फोकस तल पे। फिर इसके बाद बात आती है प्रकृति की, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो आप यहां से देखोगे ए बी वस्तु थी और प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बी डैश ए डैश। तो यहां से इसकी प्रकृति याद रखना है, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। और अवतल दर्पण जो होगा 5 स्थितियों में वास्तविक ही प्रतिबिंब बनाएगा, और वास्तविक तथा उल्टा, इसमें सभी में उल्टा बनेगा, केवल छठवीं स्थिति है जिसमें आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद आकार कैसा है, आकार देखो वस्तु बड़ी और प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा। तो आकार वस्तु से छोटा, आकार कैसा है प्रतिबिंब का, वस्तु से छोटा। ये तीन चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी कि पहले प्रतिबिंब स्थित कहां पे, फोकस पे स्थित, तो फोकस तल पे। प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, ठीक है। तो वास्तविक लिखा जाएगा, और है कैसा, ए बी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना बी डैश ए डैश, तो वास्तविक तथा उल्टा। फिर आकार क्या है, आकार जो है वस्तु देखो अनंत पे, जैसे सूरज है यहाँ से बहुत दूर स्थित है, अनंत पे स्थित है, बहुत बड़ा दिखेगा आपको, है तो बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ से कैसा दिखता है, छोटा।
तो जब वो बहुत बड़ी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब हमारे पास आंख के पास कैसा आगे दिखता है, एकदम छोटा सा। तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा, आपको लिखना वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि अनंत में जो वस्तु होती है बहुत बड़ी स्थित होती है, तो प्रतिबिंब जो उसका बनेगा वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, सूरज क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी आंख के पास कैसा दिखता है, एकदम छोटा सा। इतने बड़ा तो देख पाओगे यहाँ से, तो प्रतिबिंब है वस्तु बहुत दूर, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमारे पास बहुत छोटा सा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला चित्र आप लोग समझ चुके हो। इस टाइप से आपको किरण आरेख बनाना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका किरण आरेख बनाओ, स्थिति प्रकृति आकार लिखो, तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, स्थिति फोकस तल पे, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, आकार वस्तु से बहुत छोटा। तो पहला नंबर वाला हो चुका है कि जब अवतल दर्पण पे वस्तु अनंत पे स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस तल पे बनता है। ठीक है, पहला समझ में आया। अब दूसरा देखो, दूसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। इस बार वस्तु थी अनंत पे, अब की बार वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में। सी यहाँ पे वक्रता केंद्र सी, अनंत कहाँ पे होगा, अनंत वाला बहुत दूर, मतलब वस्तु सी और अनंत के बीच। अनंत मान लो यहाँ पे, अनंत का चिन्ह ऐसे बनता है 8 जैसा, है ना। तो सी और अनंत के बीच रखना, मतलब यहाँ पे कहीं पे वस्तु को रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे वस्तु को रख लेते हैं। इस वस्तु को नाम क्या देंगे, ए बी वस्तु। क्या नाम देंगे, ए बी वस्तु। ठीक है, शायद आपके बुक में वस्तु को अगर बी ए दिखाया गया होगा, मतलब बुक में अगर देखोगे किसी किसी बुक में वस्तु को ए बी की जगह बी ए दिखाया है, तो प्रतिबिंब आके बना है ए डैश बी डैश। मतलब नाम से आपको चिंता नहीं करना, बस ये समझो उल्टा बनता है। ठीक है, ए बी वस्तु है हमारे पास, कहाँ पे रखा, सी और अनंत के बीच में। अब आपको इस वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो इससे भी 2 प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेंगी। देखो यहाँ से कैसे हम इस प्रकाश किरणों को भेजेंगे। पहली प्रकाश किरण को हम यहाँ से भेजेंगे। देखो पहली प्रकाश किरण को भेजा जाएगा यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, पहली प्रकाश किरण को हम भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, 2 प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेंगी। पहली को भेजा मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ जाती है, आपको पता है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से होकर चली गई। ठीक है, पहली किरण भेज दिया। अब इसके बाद दूसरी किरण आपको कहाँ से भेजनी है, पहली तो यहाँ से चली गई, दूसरी किरण आपको भेजनी है इस वक्रता केंद्र सी से। दूसरी किरण कहाँ से भेजनी है, इस सी से भेजनी है। ठीक है, दूसरी किरण कहाँ से भेजनी है, इस सी से भेजनी है। तो दूसरी किरण को हम यहाँ से सी से होकर भेज देते हैं इस टाइप से। आप बताओ सी से जाने वाली किरण कहाँ जाएगी। आप कहोगे भैया सी से जाने वाली किरण क्या होती है, उसी रास्ते पे लौट जाती, कहोगे कि नहीं। पहली किरण गई समांतर तो फोकस से गई, दूसरी किरण अगर सी से जा रही तो आपसे हमने कहा कि सी से जाने वाली किरण उसी रास्ते पे लौट जाती। 3 किरणें बताई गई थी, समांतर जाने वाली फोकस से जाएगी, फोकस से जाने वाली समांतर जाएगी, और सी से जाने वाली वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो सी से किरण गई तो उसी रास्ते पे वापस लौट गई, और जहां पे काटेंगी वहीं पे क्या बनाएंगी, प्रतिबिंब। जहां पे दोनों किरणें काटेंगी वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे आके प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। ठीक है, जहां पे काट देंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसमें प्रतिबिंब बनता कैसा होता है, दर्पण पे उल्टा बनता है। तो अगर ए बी वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, मतलब बी डैश ए डैश। ठीक है, तो जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बी डैश ए डैश। कहां पे बनेगा, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति इसमें कैसे लिखोगे कि प्रतिबिंब कहां पे स्थित है, सी व एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में। इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा सी व एफ के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पे स्थित है, सी व एफ के बीच। ठीक है, फिर इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। जैसे इसमें वास्तविक तथा उल्टा था, देखो ए बी वस्तु बी डैश ए डैश उल्टा बनाना, तो प्रकृति सेम रहेगी, वास्तविक तथा उल्टा। प्रकृति सभी में सेम है, केवल छठवें वाले में आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। आकार क्या है, आकार देखो वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। सी और एफ के बीच में बना तो स्थिति सी व एफ के बीच, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, आकार वस्तु से छोटा। ठीक है, दूसरा भी समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। इनको आपसे कहा ना, बार बार जब कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आने लगेगा, और समझा हम आपको पूरा अच्छे से ही रहे। ठीक है, तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो। वस्तु इस बार कहाँ रखनी है, वक्रता केंद्र सी पे रखनी। मान लो यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया, ए बी वस्तु को, इस टाइप से, ये हमारे पास ए बी वस्तु है। ठीक है, तो अब हमने इस बार वस्तु को वक्रता केंद्र सी पे रख दिया। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है तो इससे भी 2 प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेगी। पहली प्रकाश किरण को हम भेज देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, पहली प्रकाश किरण को कहां से भेजा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां जाती है, फोकस से जाती है, फोकस से निकल गई। ठीक है, पहली किरण भेजा, अब दूसरी किरण भेजते हैं इस फोकस से। 2 ही भेजना, 3 न भेज देना। पहली भेजा समांतर तो फोकस से चली गई, दूसरी को भेजते हैं फोकस से। तो फोकस से जाने वाली किरण बताओ कहां जाएगी, आप कहोगे भैया फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। ठीक है, अब हमने कहा प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, जहां पे दोनों किरणें काटेंगी। दोनों किरणों ने कहां पे काटा, यहां पे काटा, तो यहीं पे प्रतिबिंब आके बन जाएगा। ठीक है, ये वक्रता केंद्र सी था, यहाँ पे आके प्रतिबिंब आपका
बन जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब बनेगा कैसा, जस्ट उल्टा, ए बी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया बी डैश ए डैश। पहली किरण समांतर भेजा मुख्य अक्ष के, जो कि कहां से गई, फोकस से। दूसरी को फोकस से भेजा, जो कि कहां गई, समांतर। जहां पे इन्होंने काटा वहीं पे प्रतिबिंब बन गया बी डैश ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा बन गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ पे तीनों चीज लिखते हैं। स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित है, देखो सी पे ही तो स्थित है, ये देखो सी है, इसी पे तो बन रहा है आके, तो प्रतिबिंब की स्थिति है सी पर। कहाँ पे प्रतिबिंब स्थित है, वस्तु भी सी पे और प्रतिबिंब भी आके सी पे ही बना। आप प्रकृति बताओ, प्रकृति वही होगी, ए बी वस्तु है, उल्टा प्रतिबिंब बना बी डैश ए डैश, तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, आकार बताओ कैसा है, आकार आप कहोगे भैया जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ी तो हमें प्रतिबिंब दिख रहा है। देखो जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, मतलब वस्तु के आकार के बराबर। ठीक है, तो आकार क्या है, वस्तु के बराबर। बस इसी तरह से चित्र में समझना है, फिर देख देख लिख दो आराम से, है ना। प्रतिबिंब की स्थिति सी पे, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, आकार वस्तु के बराबर। ठीक है, आसानी से आपने समझ लिया। तो ये तीन स्थितियां भी हुई है आसानी से। देखो अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें चित्र अगर ध्यान समझोगे ना तो इसमें एक कॉमन चीज दिख रही होगी। देखो पहले क्या दिखा कि वस्तु अनंत पे थी, प्रतिबिंब कहां पे बना, फोकस पे। ठीक है, फिर इसके बाद वस्तु को थोड़ा सा दर्पण के और पास लाया गया, मतलब वस्तु को रख दिया गया सी और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब क्या हुआ, प्रतिबिंब यहां से, अभी जो फोकस पे बना था अभी प्रतिबिंब इधर की ओर खिसक गया, सी और एफ के बीच बन जाएगा। पहले जो यहाँ पे था अब ये यहाँ पे आ गया सी और एफ के बीच। फिर इसके बाद वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया, तो वस्तु को यहां से बढ़ा के अब की बार सी पे रख दिया गया। तो प्रतिबिंब अब जो यहाँ पे सी और एफ के बीच बना था फिर से आगे बढ़ेगा और सी पे आगे बन जाएगा। इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, देखो पहले वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब एफ पे बना, अब वस्तु को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया, सी और अनंत के बीच रखा, तो प्रतिबिंब यहां से उठ के सी और एफ के बीच आ गया। अब की बार वस्तु को फिर से थोड़ा आगे बढ़ाया, सी पे रखा, ये देखो हमने सी पे रखा, तो प्रतिबिंब कहां पे आया, ये प्रतिबिंब इधर आगे बढ़ के सी पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो तीन स्थिति है उसमें जानते हो कहां कहां रखा जाएगा, अब की बार सी पे रखा है, चौथी स्थिति पे रखेंगे सी और एफ के बीच, यहां पे रखेंगे सी और एफ के बीच, मतलब वस्तु को इधर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब और इधर बढ़ जाएगा, प्रतिबिंब जो होगा सी से इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर वस्तु को ये जब चौथी वाले में यहां रखेंगे, पांचवी में हम एफ पे रखेंगे। ठीक है, पांचवी में एफ पे रखेंगे तो जो प्रतिबिंब यहाँ पे आए अब और दूर बनेगा। फिर छठवीं में हम एफ और पी के बीच रखेंगे, तब फिर प्रतिबिंब और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब वस्तु को दर्पण के समीप लाओ और प्रतिबिंब को आगे बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, जब छह स्थितियां समझ जाओगे ना तो चित्र आसानी से याद हो जाएगा। तीन स्थिति हो चुकी है, अब जो बाकी की तीन है उनको भी देख लेते हैं, तो इसे नोट कर लो मस्त तरीके से। ठीक है, आप देखो चौथी, पांचवी और छठवीं स्थिति हमने जैसा समझाया ना, पहली स्थिति पे वस्तु को अनंत पे रखा, दूसरी पे भी अनंत और सी के बीच, तीसरी पे सी पे रख दिया, अब की सी और एफ के बीच रखेंगे, पांचवी पे फिर आगे वस्तु को बढ़ा दिया, एफ पे रख दिया, छठवीं पे एफ और पी के बीच रख दिया, मतलब वस्तु को अनंत से लाते लाते ऐसे ऐसे बढ़ाते जाना है। ठीक है, और प्रतिबिंब जो अभी तक कहां बना था, यहाँ पे आगे बन रहा था, अब की फिर सी पे बना, अब की सी से और आगे जाएगा, फिर और आगे, फिर और आगे। ठीक है, इस टाइप से आगे चला जाएगा, मतलब प्रतिबिंब इधर बनता जाएगा और वस्तु ऐसे आती जाएगी। इस तरह से स्थिति याद रखनी है। ठीक है, बिना रटे ऐसे याद होगी। ठीक है, आप देखो चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच हो, तो वस्तु को कहां रखा, सी और एफ के बीच ए भी वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए भी दो किरणें भेजनी। पहली किरण को ऐसे भेजो समांतर, जो कि कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये चली गई भैया फोकस से। दूसरी किरण को कहां से भेजे, दूसरी को भेजेंगे फोकस से, इस टाइप से। और फोकस से जाने वाली किरण कहां जाती है, समांतर, तो ये समांतर ऐसे आ गई। ठीक है, देखो इसको थोड़ा और सही से बनाते हैं ये सी। ठीक है, आप फिर से देखो ये भी वस्तु है, पहली किरण को हमने भेजा समांतर, जो कि कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। इसमें मेन आप जब पटरी से बनाओगे ना भैया तभी अच्छा बनेगा। ठीक है, अब की बार प्रतिबिंब को आपको इस टाइप से बनाना है कि सी के इधर आना चाहिए। दूसरी को कहां से भेजना है, फोकस से भेजना है, ये फोकस से गई, अब कहां से जाएगी, ये समांतर। ठीक है, तो सी को थोड़ा इधर बना देते हैं। आपको ये याद रखना है जब पटरी से बनाओगे ना तो एकदम क्लियर बनेगा, यहाँ पे आके प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जहां पे दोनों किरणें काट रही है यहाँ पे आके प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के आगे। ठीक है, मतलब सी से इधर साइड। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब आके बनेगा और ए भी वस्तु थी, प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश। ठीक है, ये चीज इसमें बस ध्यान क्या देना था, देखो जैसे वस्तु को सी और एफ के बीच रखा, अभी यहाँ पे सही से बीचों बीच जब रखोगे ना, यहाँ पे एकदम कॉपी पे अच्छे से बनाना पटरी से मस्त तरीके से। जब यहाँ रखोगे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो कि कहां जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण को फोकस से भेजोगे, जो कि कहां जाएगी, समांतर। और कटवाना ऐसे है कि सी के इधर ही आना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब मतलब जो तीसरी स्थिति थी उसमें सी पे बना था, अब की प्रतिबिंब और आगे जाएगा, सी से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बी डैश ए डैश प्रतिबिंब जो बना सी से आगे बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है यहाँ पे क्या स्थित होगा, अनंत, तो प्रतिबिंब कहां पे बना, सी और अनंत के बीच। ठीक है,
सी है और दूर क्या होगा, अनंत होगा ना। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी व अनंत के बीच, मतलब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति सेम होगी, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। और आकार कैसा होगा, आकार देखो वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब इस बार बड़ा दिख रहा है, मतलब वस्तु से बड़ा। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। आकार कैसा, वस्तु से बड़ा। इसको भी इसी तरह से याद रख सकते हो। पहली स्थिति पे देखोगे, कॉपी पे अगर नोट किया है, पहली स्थिति पे देखो, उसमें पहली स्थिति में फोकस बना बहुत छोटा, फिर इसके बाद दूसरी स्थिति में वस्तु से थोड़ा सा छोटा, कहा गया वस्तु से छोटा। तीसरी स्थिति में जब सी पे आगे बना तो वस्तु के बराबर। चौथी स्थिति में वस्तु से थोड़ा बड़ा, मतलब प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जा रहा है। पांचवी स्थिति में देखना वस्तु से और बड़ा बनेगा। छठवीं स्थिति में वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आकार बढ़ता जाएगा और प्रतिबिंब इधर की ओर खिसकता जाएगा। आप लोग देखते रहो, आसानी से आपको पूरा समझाते हुए चलना है कि रटना ना पड़े किसी को, ठीक है। तो चौथी स्थिति भी हो गई, यहाँ पे सी व अनंत के बीच प्रतिबिंब बना, वास्तविक तथा उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना। अब की देखना वस्तु से और बड़ा बनेगा, ठीक है। देखो आपकी बार वस्तु को कहाँ रखा गया, फोकस पे, ये हमने फोकस पे रख दिया। इससे भी दो प्रकाश किरणें भेजनी है। पहली भेजो समांतर, जो कि कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, चली गई फोकस से। अब यहाँ पे इसके बाद देखो, अब किरण क्या आगे कोई पॉइंट है जिससे भेज सकते हैं, हमने केवल तीन ही चीज पढ़ी, चाहे फोकस से भेजो, चाहे समांतर भेजो या सी से भेजो। तो पहली तो समांतर भेज दी, अब आगे कोई पॉइंट ही नहीं जिससे हम भेजे। अभी तक तो रहता था यहाँ पे, चलो एक समांतर भेज दिया, दूसरी फोकस से भेज दिया। अब यहाँ पे एफ से तो भेजा, आगे तो कुछ है नहीं, तो आगे जब कुछ नहीं तो पीछे भेजो। पीछे क्या है, सी, अभी सी से भेजेंगे हम लोग, ठीक है। इस टाइप से ध्यान से देखो क्या किया हमने। पहली किरण समांतर भेजा, जो कि कहां से गई, फोकस से। दूसरी किरण को हमने वक्रता के सी से भेज दिया। अब बताओ सी से जाने वाली किरण कहां जाती है, बताओ जल्दी से। सी से जाने वाली किरण भैया क्या होगी, उसी रास्ते पे लौट जाती है ना, उसी रास्ते पे क्या हो जाती है, लौट जाती है। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ आ गई। अब क्या यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आप देखो ध्यान से। अभी तक तो था कि भैया आप बताते जहां पे किरण काटेगी वही प्रतिबिंब बन जाएगा। अब यहाँ पे तो किरण काट ही नहीं रही, आप कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखना है, ये किरण ऐसे जा रही, ये किरण ऐसे जा रही, दोनों के बीच दूरी देखोगे एकदम सेम है। दोनों के बीच दूरी देखो, किरणों के बीच कैसी दूरी, सेम। मतलब ये किरणें जब समान दूरी होती बराबर बीच में, तो उसे कहते हैं समांतर किरणें, ठीक है। क्या कहते हैं, समांतर किरणें। तो ये समांतर किरणें जो होती है, ये जब जाएंगी, समांतर किरणें इसी टाइप से आगे होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। सीधी बना दो, ठीक है। समांतर किरणें इसी टाइप से आगे जाती चली जाएंगी, मतलब जो समांतर किरणें होती है कहीं काटेंगी नहीं जाके आगे। तो ये कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, जब किरणें काट ना रही हो, समांतर जा रही हो, तो आपको डायरेक्ट समझ के रखना उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। क्योंकि समांतर किरणें अनंत पे जाके काटती हैं, अनंत मतलब बहुत दूर जाके काटती हैं, ठीक है। तो समांतर किरणें जब जा रही है, दोनों किरणें समांतर एक दूसरे के, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। इसमें प्रतिबिंब की स्थिति आपको याद रखनी है, अनंत पे बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, अनंत पे। क्यों, क्योंकि हमने देखा ये किरणें कहीं काट ही नहीं रही, ये समांतर जा रही, तो जब समांतर जा रही तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, बहुत दूर, ठीक है। तो प्रतिबिंब बना अनंत पे। देखो हमने ये चीज आपको सिखाया कि पहले सी से इधर बना, फिर कहा था ना आपकी प्रतिबिंब और दूर जाएगा, तो चला गया अनंत पे। पहले यहाँ एफ पे बना, फिर एफ और सी के बीच बना, फिर इसके बाद सी पे बना, आपकी सी से भी अलग आ गया, आपकी अनंत पे चला गया। कहाँ चला गया भैया, अनंत पे चला गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत पे। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति सेम होगी, वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। और आकार बता दो कैसा होगा। आकार हमने कहा करना, आकार भी बढ़ता जाएगा। देखो इस बार प्रतिबिंब का आकार क्या, वस्तु से बड़ा, आपकी आकार जो होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। इसमें भी वस्तु से बड़ा ही बनेगा, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। यही तो मेन बातें हैं, ठीक है, जिनको लोग रटते हैं लेकिन रट नहीं पाते, ठीक है। इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं पूरा एक एक चीज कि अगर छह के छह चित्र देखोगे ना, तो उसमें वस्तु को दर्पण के नजदीक लाया जा रहा है और प्रतिबिंब को दर्पण से दूर जाया जा रहा है। और इसमें यह भी देखोगे कि प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जाएगा। पहले प्रतिबिंब एफ पे बना था एकदम छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, फिर यहाँ पे जब बना तो वस्तु से थोड़ा छोटा, फिर सी पे जब बना तो वस्तु के बराबर, आपकी बार वस्तु से बड़ा, आपकी वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। इस टाइप से पांचवी स्थिति समझ में आ गई ना। जब दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही तो कहाँ मिलेंगी जाके, अनंत पे। इस प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, आकार वस्तु से बहुत उल्टा, बहुत छोटा, उल्टा क्यों लिख दिया, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब छठवीं वाला बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें स्टूडेंट गड़बड़ कर देते लेकिन आप न करना, हम आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। देखो इसमें भी वस्तु को कहाँ रखा गया, ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच, ये हमने एफ और पी के बीच रख दिया, ठीक है। अब इससे भी दो प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेंगी। पहली को भेजते हैं यहाँ से समांतर,
आप बताओ समांतर जाने वाली किरण कहां से जाएगी? आप कहोगे भैया जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण इस टाइप से, देखो थोड़ा सही से बना दे, ठीक है। आप देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई कहां से जाएगी? इस टाइप से फोकस से होकर चली जाएगी। तो पहली किरण हमने भेज दिया मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि कहां चली गई? फोकस से। दूसरी किरण को कहां से भेजेंगे? इस वक्रता केंद्र सी से। दूसरी किरण को हमने भेजा इस वक्रता केंद्र सी से। पहली किरण देखो, पहली किरण समांतर गई जो कि कहां से गई? फोकस से, और दूसरी किरण को हमने भेज दिया सी से, जैसे यहाँ पे भेजा था। पहली समांतर गई, फोकस से गई, दूसरी को सी से भेज दिया। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये थी कि दोनों के बीच की दूरी बराबर थी, तो हमने इन्हें कह दिया समांतर किरणें, मतलब समांतर किरणें अनंत पे जाके मिलती है। लेकिन इन दोनों किरणों का अगर हाल देखो तो ये देखोगे आपस में दूर दूर होती जा रही है। ये किरणें क्या हो रही है? आपस में दूर दूर होती जाए। देखो इनके बीच कहीं दूरी समान है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ और बढ़ती, मतलब ये जैसे जैसे आगे जाएंगी और दूर होती जाएंगी। तो जब ये दूर दूर होती जाएंगी तो कहीं काटेंगी नहीं। यहाँ तो समांतर था तो आगे जाके काट दिया अनंत पे। लेकिन जब ऐसी किरणें होगी एकदम दूर दूर ही होती जा रही है आगे की ओर, तो ये किरणें आपस में कहीं काटेंगी नहीं, आगे जाके आगे नहीं काटेंगी। तो जब ऐसी स्थिति हो कि दोनों किरणें दूर दूर होती जाए, आगे नहीं काट रही, तो हम इसमें एक दिमाग लगाएंगे, क्या हम इन किरणों को थोड़ा सा पीछे खिसकाएंगे। जब आगे नहीं काट रही तो पीछे काम करेंगे, तो हम इन किरणों को इस टाइप से, यहाँ से इस वाली किरण को, ये वाली किरण है, इसको पीछे खिसकाएंगे इस टाइप से डैश डैश करते हुए, और इस वाली किरण को पीछे खिसकाएंगे ऐसे डैश डैश करते हुए। जहां पे किरणें काट देंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब हम बना देंगे। और यहाँ पे जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बना रहे हो ना, तो आभासी बनता है डैश डैश करके, ठीक है। ये यहाँ पे आके प्रतिबिंब बनेगा। देखो हमने कहा जब वस्तु आगे नहीं मिल रही तो अब हम क्या करें भैया, क्योंकि दोनों किरणें दूर दूर जा रही, दोनों आगे काटेंगे नहीं, जब आगे नहीं काटेंगे तो पीछे कटाएंगे इनको। तो हमने इस किरण को यहाँ से पीछे डैश डैश करके ले गए, इस किरण को डैश डैश करके ले गए, जहां पे काट दिया वही प्रतिबिंब बन गया। अब वस्तु थी ए बी, तो इसका भी प्रतिबिंब जो होगा सीधा ही बनेगा, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। इसमें यही चीज समझना है। अभी तक तो वास्तविक तथा उल्टा बनता था, लेकिन इस बार प्रतिबिंब जो बना आभासी बना, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण के पीछे बनने की वजह से प्रतिबिंब आभासी है। प्रकृति इसकी क्या होगी? आभासी तथा सीधा। यही चीज आपको याद रखनी है कि छठवीं स्थिति केवल ऐसी है जिसमें जब वस्तु को हम फोकस और पी के बीच रखते हैं तब जाके प्रतिबिंब भैया आभासी बनता है, ठीक है। और कहाँ बनता है? स्थिति क्या है? दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। और आकार वस्तु से बड़ा। आकार कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा, ठीक है। यही चीज आपको इसमें मेन समझना था। ठीक है, यही चीज मेन समझना था। देख सकते हो आसानी से आपने स्थिति लिख दी कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना, प्रकृति आभासी तथा सीधा, आकार वस्तु से बड़ा। बस ये ध्यान दो, जब आगे नहीं मिल रही तो पीछे खिसका लो इनको, इसको खिसकाया यहाँ पे, इसको खिसकाया, जहां पे काट दिया वही प्रतिबिंब बन गया, बस काम खत्म। और इस बार क्या होगा? ए बी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा तथा वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो इस टाइप से 6 की 6 स्थितियां हो चुकी है। अब आपका काम ये है, अब आपका काम ये है, इनको पहले नोट कर लो फेयर कॉपी पे, इसके बाद रफ कॉपी पे बार बार बनाओ। बार बार बनाओगे तब याद होगा, ठीक है। बार बार जैसे पहली स्थिति लिखी, जब वस्तु अनंत में रखी हो तो बढ़िया 2 किरणें भेजी झटाझट, तुरंत कहाँ बनी? फोकस पे। फिर दूसरी, और इनको लिखना भी स्थिति प्रकृति आकार अपने मन से लिखो, बार बार लिखोगे आपको ये सभी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे ये तैयार हो गए ना तो आपका पूरे चैप्टर का काम बन गया, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम दे के बताया, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है हमें पता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा हो चुका है, अब जल्दी से इन्हें नोट कर लो। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं, उत्तल दर्पण में केवल 2 है, ठीक है। तो जल्दी से उत्तल दर्पण वाला बता दे, है ना, नोट कर लो जल्दी से इसको। तो अब भैया हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण पे जो था वो 6 स्थितियां थी, लेकिन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की केवल 2 ही स्थितियां, ठीक है। और इसे भी आपको आसानी से समझना है। पहली स्थिति ये है कि उत्तल, देखो ये कौन सा दर्पण पहले बना हुआ है, देख लो ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण पे हमने बताया था इसका फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा, ठीक है। दोनों देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें 2 स्थितियां हैं, पहली जब वस्तु अनंत पे हो, और दूसरी जब वस्तु ध्रुव व अनंत के बीच हो, ठीक है। 2 स्थितियां हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की। पहली जब वस्तु अनंत पे हो, और दूसरा जब अनंत और ध्रुव के बीच में हो, ठीक है। तो मस्त तरीके से इससे भी प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं। जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे। अनंत का मतलब बहुत ही दूरी पे स्थित हो। तो यहाँ पे आपको इस वस्तु को इस टाइप से रख लेना है। यहाँ पे मानते हैं ये हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है, जो कि अनंत का मतलब बहुत ही दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो ये बहुत ही दूरी पे हमारे पास एक वस्तु स्थित है, जिसको ए भी मान सकते हो, ठीक है। या ये हमारे पास एक वस्तु क्या है? ए बी वस्तु है, ठीक है।
अब देखो हमने बताया किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो प्रकाश की किरणें भेजनी पड़ती है, ठीक है। तो अब अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो दो प्रकाश की किरणें भेजनी पड़ेगी। पहली प्रकाश किरण को देखो, उत्तल दर्पण है इस बार, पहले अवतल तब उत्तल है, दो प्रकाश किरणें भेजनी, तो पहली प्रकाश किरण को आपको भेजना है मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है, ये वाली रेखा जो जा रही है मुख्य अक्ष है, तो आपने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। देखो उत्तल दर्पण पे हमने एक चीज देखो अभी समझाया था, तीन किरणें, जिसमें पहली किरण बताई थी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती है, यही बताया था। तो इसमें भी देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है और जाएगी कहां से, फोकस से। फोकस से तो जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, ये दर्पण कौन सा है, उत्तल। और आपको अभी अवतल में भी देखा था, जो छठवीं स्थिति थी उसमें जब प्रतिबिंब बना था यहाँ पे डैश डैश करके बना था, और किरणें जो आई थी यहाँ पे डैश डैश करके मिली थी। मतलब अगर आपको इधर साइड कुछ बनाना है तो वो डैश डैश करके बनाना पड़ेगा, किरण को मतलब डैश डैश रूप में, मतलब आभासी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये किरण आई इस टाइप से, तो अब ये यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, परावर्तन। और परावर्तन होगा, पहले किरण इस टाइप से चली जाएगी, ठीक है, इधर की ओर। देखो ये किरण ऐसे आई, ध्यान से देखो, ये किरण ऐसे आई, अब पहले ऐसे चली जाएगी। अब आप कहोगे भैया आप तो कह रहे थे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती है, ये फोकस से क्यों नहीं जा रही। अरे यार जाएगी, कैसी बात कर दी। देखो पहले इस किरण को आपको ऐसे दिखा लेना, इधर की ओर जाते हुए, ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद आपको करना क्या, पीछे की ओर इसे इस टाइप से डैश डैश करते लाना है और इसको फोकस से जाती हुई दिखा देना है, बस ये काम करना है, ठीक है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई किरण क्या है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जब डैश डैश से होगा तो आप कहोगे फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण पे यही काम है, इसमें आपको प्रतीत होगी, मतलब ये वास्तव में नहीं जा रही है, प्रतीत होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। किरण को पहले किरण ऐसे आई समांतर और ये इधर की ओर चली गई, ठीक है। ये किरण क्या हुई, एरो उल्टा बन गया, ठीक है। उत्तल दर्पण पे जब ये किरण समांतर आई तो इसने क्या किया, इसका परावर्तन किया और ये किरण इधर की ओर भेज दिया, लेकिन हमें फोकस से गुजारनी है तो इधर पीछे की ओर डैश डैश करते हुए मिला दी, ठीक है। अब इसी टाइप से यहां से भी एक किरण भेजेंगे, ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण आपको पता फोकस से जाएगी, लेकिन उत्तल दर्पण जो है किरणों को मोड़ देता है, इस टाइप से मोड़ देगा इधर की ओर, ठीक है। जैसे ऊपर हुआ था वैसा यहाँ पे। अब क्या होगा, हमें तो फोकस से दिखाना है तो हम इस किरण को पीछे डैश डैश करके मिला लेंगे, तो ये आपका फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। देख लो ध्यान से, आपने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस से जाना है, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करेगा, पहले इसको इधर की ओर मोड़ देगा, तो इधर की ओर मुड़ गई, इसके बाद हम डैश डैश करके पीछे की ओर लाएंगे तो फोकस से चली जाएगी। इसी तरह ये किरण भी समांतर आई, पहले ये इधर की ओर उत्तल दर्पण ने मोड़ दिया, फिर डैश डैश करके पीछे ले गए तो समांतर चली गई। जिस बिंदु पे काट रही है वहीं पे आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ पे काट रही है दोनों किरणें, यहाँ पे काट रही है दोनों किरणें। देखो ये वाली किरण और ये वाली किरण कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे, तो जहां पे काटेगी वही प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पे, और प्रतिबिंब कहाँ पे बना के, यहाँ F पर। देखो यही पे बिंदु में तो काट रही है, मतलब दोनों किरणें फोकस पे ही काट रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति इसमें क्या होगी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, मतलब अनंत पे स्थित वस्तु का, अनंत का मतलब बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे आके बनता है, फोकस पे आके बनता है, ठीक है। तो इसमें स्थिति क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की, फोकस पर, फोकस पर, ठीक है। और हमने एक चीज आपको और बताया था, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, मतलब बगल वाला जो गाड़ी में शीशा लगा होता है उसमें किया जाता है, ठीक है। अब जैसे पीछे से मान लो ट्रक आ रहा है, बहुत ही दूरी पे है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है यहाँ पे आके एकदम छोटा सा बनता है, ठीक है। जैसे गाड़ी में बगल में शीशा लगा है, आप बताओ पीछे ट्रक आ रहा है तो शीशे में कैसा दिखता है, छोटे तो दिखता है, मतलब उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंब का, मतलब बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे पीछे से बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, लेकिन हमारी गाड़ी के शीशे में एकदम छोटी छोटी दिखेंगी, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का कार्य होता है बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अनंत पे एक वस्तु स्थित थी, तो इसका प्रतिबिंब देखो एकदम छोटा बना के बिंदु आकार का, यहाँ पे F पे बना, ठीक है। तो हमने लिखा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पे, एकदम बिंदु आकार का, ठीक है। तो यहाँ पे आकार जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बिंदु आकार का। बिंदु का मतलब बहुत ही छोटा, बिंदु आकार का, ठीक है। प्रतिबिंब का जो आकार होगा बिंदु आकार का होगा, ठीक है। और इसमें जैसे उसमें वास्तविक तथा उल्टा था प्रतिबिंब की प्रकृति, इसमें होगा आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी तथा सीधा ही प्रतिबिंब बनाएगा। इसमें भी आभासी सीधा बनेगा, इसमें भी आभासी सीधा बनेगा। अवतल दर्पण ने 5 स्थितियों पे वास्तविक तथा उल्टा बनाया, लेकिन जो छठवीं स्थिति थी जिसमें वस्तु को हमने F और P के बीच में रखा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था, इस कारण से वो आभासी और सीधा था। तो ये चीज याद रखना, अवतल 5 स्थितियों पे वास्तविक उल्टा बनाता है, छठवीं पे आभासी सीधा, और उत्तल जो है दोनों में आभासी तथा सीधा बनाता है। तो पहली स्थिति समझ में, जब वस्तु अनंत पे हो,
पहली किरण को समांतर भेजा, फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई, डैश डैश करके जाएगी तो इसे कहा जाएगा फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही, ना कि जा रही, प्रतीत हो रही है। फिर यहाँ पे इस समांतर ये भी फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही, जहां पे काटा एफ पे तो वहां पे फोकस पे प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पे फोकस पे प्रतिबिंब बन गया, प्रकृति आभासी तथा सीधा, आकार बिंदु आकार। ठीक है, पहली स्थिति समझ में आई। दूसरी है जब वस्तु ध्रुव व अनंत के बीच रही हो। ठीक है, जब वस्तु इस बार कहाँ हो, ध्रुव P और अनंत के बीच, अनंत यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, और ध्रुव P है तो मान लो वस्तु यहाँ पे कहीं रखी गई। ठीक है, ध्रुव और अनंत के बीच रखना है ना, तो यहाँ पे कहीं पे वस्तु हमारे पास रखी है, ध्रुव और अनंत के बीच ये वस्तु हमारे पास है, मान लो ए बी वस्तु। ठीक है, अब इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने बताया किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेंगी। पहली प्रकाश किरण को हम यहाँ से भेज देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अब बताओ मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती है, लेकिन इसमें पहले हम क्या दिखाएंगे, इस किरण को इधर की ओर मोड़ देंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को इधर की ओर मोड़ देगा। अब इसके बाद इसे पीछे की ओर डैश डैश करके लाओगे तो फोकस से जाती हुई ये किरण प्रतीत होने लगेगी। ठीक है, देखो पहले किरण समांतर ही जाएगी फोकस से, लेकिन उत्तल दर्पण है इसलिए पहले इसको इधर की ओर दिखाना है, फिर पीछे की ओर डैश डैश करके लाओ तो किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब दूसरी किरण को कहां से भेजना है, इस वक्रता किरण सी से। पहली को देखो समांतर भेजा, फोकस से चली गई, दूसरी को भेजेंगे इस वक्रता किरण सी से, देखो ऐसे। ठीक है, इधर आपको पूरी फुल लाइन लानी और इधर डैश डैश में लाना। ठीक है, डैश डैश में देखो सी से चली गई किरण, ध्यान से देखो ये किरण ऐसे भेजेगी, कहां से चली गई, सी से चली गई कि नहीं, देखो इस टाइप से किरण कहां चली गई, सी से, और प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, जहां पे किरणें काटेंगी। ठीक है, थोड़ा चित्र सही से बनाना, देखो ठीक है, जब आप चित्र को सही से बनाओगे तो यहाँ पे जहां पे आके किरणें काटेंगी आपस में, यहाँ पे कहीं पे वहीं पे आगे प्रतिबिंब बनेगा एकदम यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मतलब F और P के बीच में प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा चित्र हम सही से बना देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप देखो सही से दिख रहा होगा, इसे थोड़ा पटरी से अच्छे से बनाना तो आपका चित्र अच्छा बनेगा। ठीक है, पहली किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तो पहले इधर से चली गई, फिर ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई। ठीक है, दूसरी किरण को कहां से भेजा, दूसरी किरण इधर से जाएगी और वक्रता किरण सी से जाएगी। ठीक है, तो वक्रता किरण सी से जाने वाली किरण उसी रास्ते पे लौट जाती है, ये हमको पता है, और जहां पे किरणें यहाँ पे काट रही है, जहां पे दोनों किरणें काटेंगे वहीं पे आके प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है, तो अगर यहाँ पे ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो पहली किरण समांतर भेजा, फोकस से गई, दूसरी किरण वक्रता किरण सी से भेजा, बस ये ध्यान दो इधर किरणें जो दिखानी डैश डैश से दिखानी है। ठीक है, इधर फुल लाइन ना दिखाना किरणों को, डैश डैश से दिखाना, इधर फुल दिखाना। ठीक है, अब जहां पे काटा वहां पे प्रतिबिंब बना और ये प्रतिबिंब भी आभासी ही बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब भी जो बनेगा आभासी बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो स्थिति क्या हुई, प्रतिबिंब कहां पे स्थित है, P व F के बीच, प्रतिबिंब स्थित है P व F के बीच, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है, फिर प्रकृति क्या है इसकी, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, और आकार क्या है इसका, आकार जो देखो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा, तो आकार क्या है, वस्तु से छोटा। ठीक है, यही दो स्थितियां हैं बस। पहली स्थिति थी जब प्रतिबिंब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे आके बनता है, आभासी तथा सीधा और बिंदु आकार का। दूसरा, जब हमने ध्रुव और अनंत के बीच में रखा यहाँ पे, तो पहली किरण समांतर गई जो कि फोकस से होकर निकली, दूसरी वक्रता किरण से गई, जहां पे काटा P और F के बीच में प्रतिबिंब बन गया, और ये भी बना है P व F के बीच, प्रकृति आभासी तथा सीधा ही रहेगा, वस्तु से छोटा इसका आकार रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे एक चीज आपको समझ में आएगी, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखो अनंत पे वस्तु बहुत बड़ी थी, अनंत दूर वस्तु है बहुत बड़ी होगी, देखो इसलिए बड़ी वस्तु दिखाई गई, बड़ी वस्तु थी जिसका एकदम छोटा सा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनाया। फिर जब वस्तु इतनी बड़ी है, अब मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में, तब देखा हमने, तब भी आगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनाया। इस कारण से हम लोग इसको गाड़ी के साइड मिरर में लगा लेते हैं, जिससे पीछे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक आ रहा है, कार आ रही, वो हमें एकदम छोटी छोटी आके शीशे में जो दर्पण होता है उसमें दिखती है। ठीक है, तो इसी कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, क्योंकि यह बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से केवल दो स्थितियां हैं, पहली जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, जब वस्तु ध्रुव अनंत के बीच में तो फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने प्रतिबिंब बनने का पूरा समझ लिया है कि किस टाइप से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है आसानी से। ठीक है, आप बस आपको करना है क्या, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना,
आराम से एकदम आसान तरीके से आपको एकदम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मस्त तरीके से कोशिश करना, आसानी से तैयार हो जाएगी। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी हो गया, उत्तल दर्पण द्वारा भी हो गया। अब इसके बाद हम आपको समझा देते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम, दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्धन के बारे में। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो आपका आज का इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, इतने पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें देखो अभी वीडियो इतना बड़ा बन चुका है। अब आपका जो आधा बचा हुआ चैप्टर भी, जैसे प्रकाश का अपवर्तन लेंस वाला, उसको हम अगले वीडियो पे बता देंगे, है ना। क्योंकि पार्ट 1 के हिसाब से आएगा, पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2 बना देंगे। क्योंकि देख रहे हो बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, और हमारे मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो मोबाइल में इतनी स्टोरेज भी नहीं कि इतना बड़ा वीडियो आ पाएगा। ठीक है, तो इस कारण से इसमें अभी इतना हो गया है। अब आपको क्या बता देते हैं, रेखीय आवर्धन, दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी का नियम। फिर इसके बाद जो आगे का चैप्टर है उसको अगले वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, जल्दी से आपका आगे का टॉपिक भी देख लेते हैं। तो आप मस्त तरीके से आपका चिन्ह परिपाटी का नियम समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, बुक पे बहुत बड़ा शायद आपका लिखा हो, लेकिन आपको यहाँ पे हम एकदम आसान भाषा पे समझाएंगे। चिन्ह परिपाटी का नियम ये कहता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों के लिए सेम चीज ही है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात कही जाती है कि सभी दूरियां P से मापी जाती है। ध्यान समझना, सभी दूरियां P से मापी जाती है। ठीक है, अब जैसे ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। अभी उधर ध्यान न देना, अभी पूरा समझा देंगे, टेंशन न लो। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। अब इसमें एक बात ध्यान दो, सबसे पहले ध्रुव से F तक की दूरी हमने क्या बताई थी, P से F तक की दूरी हमने बताई थी, फोकस दूरी होती है स्मॉल f। ठीक है, मतलब सारी दूरियां आपको P से नापनी है। ये F कहां तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की। अगर कहे C की दूरी क्या होगी, तो कहां से नापी जाएगी, P से C तक की दूरी। P से C तक की दूरी क्या हो जाएगी, R होती है वक्रता त्रिज्या। ये चीज तो पहले ही बताया था। P से C तक की दूरी क्या हो जाएगी, R वक्रता त्रिज्या। P से F तक की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। मतलब सभी दूरियों को P से नापना है। और जैसे वस्तु है तो P से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, वो भी समझ लो। P से वस्तु तक की दूरी को कहते हैं U। P से वस्तु की दूरी को कहते हैं U। ठीक है, अगर आपसे कोई वस्तु आपके पास है और आपसे कहा जाए वस्तु की दूरी बताओ, तो दूरी कहां से नापी जाएगी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, और उसे U से प्रदर्शित करते हैं। फिर अगर हम कहें प्रतिबिंब की दूरी बताओ, तो प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं V से। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी लिखते हैं V से। ठीक है, इसी टाइप से इसमें भी ध्रुव से वस्तु की दूरी U और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब बना है। ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V और ध्रुव से फोकस की दूरी स्मॉल f और ध्रुव से C की दूरी वक्रता त्रिज्या R। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। मतलब देखो यहाँ पे ध्रुव से वस्तु है, ये वस्तु की दूरी U, ध्रुव से वो प्रतिबिंब की दूरी V और ध्रुव से फोकस की दूरी स्मॉल f और ध्रुव से त्रिज्या वक्रता की दूरी R, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जितनी भी दूरी चाहे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये सब कहां से नापी जाएंगी, ध्रुव P से नापी जाएंगी। ठीक है, तो पहली बात है सभी दूरियां P से मापी जाती है। फिर इसके बाद दर्पण के बाएं की दूरी ऋणात्मक होंगी, मतलब माइनस में होंगी, और दाएं की दूरी धनात्मक मतलब प्लस में होंगी। बायां दायां तो सबको पता है, जैसे अवतल दर्पण है, इसका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। मतलब दर्पण की जितनी बाएं साइड की दूरी होंगी वो सभी माइनस में होंगी। जैसे दर्पण पे यहाँ पे बाएं साइड में कौन कौन है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए यही से याद भी रख लेना, न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए देखो, दर्पण के बाएं की सभी दूरियां माइनस, मतलब दर्पण के बाएं कौन कौन सी दूरी, फोकस दूरी F है तो ये भी माइनस होगी, V है V भी माइनस होगी, और R है R भी माइनस होगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और U है वस्तु की दूरी, ये भी माइनस होगी। मतलब ये याद रखो, दर्पण के अगर इधर बाएं साइड की दूरी है तो सभी माइनस में, और दर्पण के दाएं साइड की दूरी है तो प्लस में। अब जैसे उत्तल दर्पण के लिए बात करें, उत्तल दर्पण के लिए देख लो, उत्तल दर्पण के लिए जैसे दर्पण के इधर क्या है वस्तु, तो वस्तु की दूरी क्या है U, तो ये तो बाएं साइड है, दर्पण का बायां ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो बाएं साइड की दूरी लेफ्ट हैंड साइड की दूरी क्या होगी, माइनस में, मतलब U माइनस में होगी। और जो दर्पण के दाएं की दूरी होगी, दाएं मतलब ये इधर, जैसे V F और R, ये सब प्लस में होंगी। V भी प्लस में होगी, V भी प्लस में होगी, F भी प्लस में होगी और R भी प्लस में होगी। क्यों, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम, इसीलिए तो चिन्ह परिपाटी का नियम है कि चिन्ह परिपाटी के नियम से आपको ये पता चलेगा कि सबसे पहले सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। दूसरी बात, दर्पण के बाएं की दूरियां माइनस में और दर्पण के दाएं की दूरियां प्लस में होंगी। फिर इसके बाद तीसरा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियां प्लस में और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नापी गई दूरियां माइनस में लिखते हैं। जैसे अब हम आपसे कहें ये मुख्य अक्ष है, पता है सबको मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में अगर ऊपर की ओर दूरी नापे, मतलब इसकी दूरी अगर मापी जाए
ऊपर की ओर, तो ये कैसी होगी, तो आप कहोगे तुरंत भैया ये प्लस में होगी। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरी प्लस में और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नापी गई दूरी माइनस में होगी। ठीक है, अगर ऊपर की ओर नाप रहे हो दूरी तो प्लस में होगी और नीचे की ओर नाप रहे हो दूरी तो माइनस में होगी। तो ये चीज आपको याद रखना, यही चिन्ह परिपाटी का नियम है। पहला, सभी दूरियां P से नापी जाएंगी। दूसरा, दर्पण के बाएं की दूरियां प्लस में और दर्पण के बाएं की दूरियां माइनस में और दर्पण के दाएं की प्लस में। तीसरा, आपका जो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरियां प्लस में और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की माइनस में। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको उसमें याद है 4 कार्तीतल पढ़े ना, ये एक्स अक्ष होता है, ये माइनस का एक्स अक्ष होता है, मतलब इधर माइनस वाली वैल्यू होती है, इधर प्लस वाली वैल्यू होती है। ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये प्लस का एक्स अक्ष, ये माइनस का एक्स अक्ष, ऊपर प्लस का वाई अक्ष, नीचे माइनस का वाई अक्ष। तो इससे ही याद कर सकते हो कि इधर की जो मतलब दाएं साइड में जो होगा वो प्लस में होगा, बायां वाला माइनस में। देखो इसी को केवल याद रखो, कार्तीतल जो मैथ में था, है ना, एक्स अक्ष इधर प्लस का इधर माइनस का। तो दर्पण में भी देख लो, ये मान लो बीच में दर्पण बना हुआ है ऐसे। ठीक है, तो दर्पण के इधर प्लस का इधर माइनस का, दर्पण के ऊपर प्लस का नीचे माइनस का। यही तो कहा गया मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरी प्लस में, नीचे की ओर की माइनस में। तो इसी से याद रखो, दर्पण के ऊपर की ओर की दूरी प्लस में, नीचे की ओर माइनस में, बाएं साइड की प्लस में, दाएं साइड की माइनस में। वो बाएं साइड की ये बाएं है, ठीक है, बाएं की माइनस में, दाएं की प्लस में। ठीक है, तो ये चाहे कार्तीतल वाला याद रखो, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इधर प्लस एक्स अक्ष तो इधर की दूरी प्लस में, इधर माइनस एक्स अक्ष तो इधर की दूरी माइनस में, इधर प्लस वाई अक्ष तो इधर ऊपर की दूरी प्लस में, इधर माइनस वाई अक्ष नीचे की दूरी माइनस में। बस ये याद रखो, आपको चिन्ह परिपाटी का नियम याद है। ठीक है, ये काम आएगा आगे न्यूमेरिकल में, इसलिए बता दिया, यही से याद रख लेना। अवतल दर्पण के लिए एफ वी आर यू सब माइनस, और उत्तल दर्पण के लिए केवल यू माइनस और बाकी सब प्लस। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी का नियम हो गया, इसे नोट कर लेना मस्त तरीके से। इसके बाद है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र न्यूमेरिकल में ये भी काम आएगा, मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है, देखो हमने लिखा है यहाँ से कि गोली दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब, वस्तु को बिंब भी बोला जाता है। ठीक है, गोली दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब या वस्तु की दूरी u होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v होती है, तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, जिसे फोकस दूरी बोलते हैं, वो f होती है। अभी बताया गया, वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है और फोकस की दूरी f है। तब यहाँ से जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, सवाल करना पड़ेगा इसी से। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, याद रहेगा, केवल ये फॉर्मूला है, इसी को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसे इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसकी परिभाषा ये कहती है कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे ये गोली दर्पण है, इसमें जो वस्तु की ऊंचाई है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसके अनुपात को, ठीक है, चाहे इसमें हो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से लिखते हैं। गोली दर्पण से प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को याद रखना h डैश से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं, बटे में वस्तु की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो m बराबर सूत्र होता है h डैश बटा h। m बराबर क्या सूत्र होता है, h डैश बटा h, जहाँ h डैश क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये चीज याद रखना। और ऊंचाई का मान भी वैसे ही रखना चिन्ह परिपाटी के अनुसार, कि अगर मुख्य अक्ष की लंबवत ऊपर की ओर आपका है जैसे ये वाली, तो ये कैसी होगी, प्लस में होगी, और अगर नीचे की ओर की है तो माइनस में होगी। ये आपको अवतल उत्तल के लिए देख के रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे m बराबर h डैश बटा h हुआ, इसका एक फॉर्मूला इस तरफ से भी लिख सकते हो, m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u, जहाँ h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, h वस्तु की ऊंचाई, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी है और m रेखीय आवर्धन है। ठीक है, अब कभी कभी न्यूमेरिकल में आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, देखो इसी से m बराबर h डैश बटा h वाला, या इसी में ये तीनों चीज आपस में बराबर है, या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो h डैश बटा h बराबर v बटा u। ठीक है, या आप ये वाला यूज कर सकते हो m बराबर माइनस v बटा u। मतलब ये चीज जान लो, m इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, और ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो जब भी न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी हो उस हिसाब से तीनों फॉर्मूले यूज कर लेना, ये तीनों फॉर्मूले यूज कर लेना। ठीक है, पहला m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u, m बराबर माइनस v बटा u। इसी फॉर्मूले को याद रखो, जो जो वैल्यू दी हो इसी हिसाब से सवाल में यूज कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक छोटी सी नोट नीचे लिखी हुई है कि अगर न्यूमेरिकल में मान लो आपसे पूछा जाए रेखीय आवर्धन, और आपसे इसके बाद पूछ ले कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है कि आभासी, तो आप वो कैसे जान पाओगे, उसके लिए ट्रिक लिखी हुई है कि अगर रेखीय आवर्धन m का मान माइनस में आता है तो आप तुरंत आंख बंद करके बता देना कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, अगर m का मान न्यूमेरिकल में माइनस आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और अगर m का मान प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी होगा।
इस तरह से ये चीज भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दर्पण सूत्र, रेखीय आवर्धन, चिन्ह परिपाटी। तो अभी ये चैप्टर आपका आधा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 था ये, क्योंकि पहले हमने सोचा कि पूरा वीडियो एक ही में बन जाएगा, लेकिन देख सकते हो कितना बड़ा तो ही बन गया है ना। तो अब जो अगला पार्ट आएगा उस पर आगे का जो जितनी चीजें बची है वो अगले वीडियो में बता देंगे। तो आशा करते हैं आज के जो पहली क्लास थी जिसपे हमने पार्ट 1 पे इतना सब कुछ पढ़ा, आशा करते हैं सबको आसानी से समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको समझ में हो तो एक बार कमेंट कर देना। आपके लिए इतनी देर तक मेहनत की, आपको ये जो आपको 1 घंटा 40-40 मिनट का वीडियो बना होगा, लेकिन इसको बनाने में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगे, 4 घंटे कम से कम लगे। ठीक है, बहुत मेहनत लगी, देख सकते हो आवाज भी नहीं निकल रही। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करना है और अपने भाई को सपोर्ट भी करना है। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे वो लोग भी चैनल से आके पढ़ सके। ठीक है, तो कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, सपोर्ट आप ही लोगों को करना है। जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे अगला वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, तो सबको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और जितनी चीजें पढ़ाई इनकी नोट्स मस्त तरीके से बना लेना, आपको रिवीजन में एकदम आसानी रहेगी। ठीक है, और कोशिश पूरी की कि आपको अच्छा समझाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 2 पे। सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगला पार्ट जैसे हम डालेंगे चैनल पे आपके पास वीडियो की लिंक आ जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, आगे का जो है सेकंड पार्ट पे, पार्ट 1 ये, पार्ट 2 पे आपको पूरा बता देंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे।